एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। चैप्टर 2282-2294। बूम। नॉर्थ शहर के आसमान में आग की लपटें उठ रही थीं। विस्फोट ने कम से कम 500 मीटर के दायरे को घेर लिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। चूंकि यह आकाश में था, इसलिए शुरू में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान पैराडाइज इन को हुआ। बेशक यह अभी भी उतना नहीं है जितना कि सैम के बाद आई महिला का था। दूसरी ओर सैम कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह लोगों की नजरों से ओझल हो गया, लगभग बिजली की चमक की तरह। 9 अकादमियों के बुजुर्ग जो सुरक्षा के प्रभारी हैं, विस्फोट देखकर दौड़े चले आए। वे जानते थे कि जो लोग अकेले युद्ध में शामिल नहीं हैं, उन्हें अकेले युद्ध में शामिल लोगों द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि हर साल सुरक्षा की निगरानी करना बड़ों के लिए एक नियम है। वे विस्फोट स्थल पर पहुंचे और देखा कि महिला की लाश जलकर राख हो गई थी। टोकन और स्थानिक अंगूठी को छोड़कर जो उसने पहनी थी, बाकी सब जल गया था। यहाँ तक कि तलवार भी प्रभाव में टूट गई थी। वहां पहुंचकर बुजुर्गों ने उसकी योग्यता जांची। उन्हें उसका शिष्यत्व चिन्ह मिला जो उसकी अकादमी का प्रतिनिधित्व करता था। 2 बुजुर्गों में से एक ने भौहें सिकोड़ी। यह उसकी अकादमी, खेल अकादमी का एक छात्र था और वह उस छात्र को जानता था। वह हमारी एकल और टीम मुकाबले की उम्मीदवार है। उसने केवल इतनी ऊंची आवाज में कहा कि दूसरे बुजुर्ग ने सुन लिया। मैं आपके नुकसान के लिए दुखी हूं। दूसरे बुजुर्ग ने सहजता से बात की और स्थिति का जायजा लेने के लिए पैराडाइज सराय में चले गए। सौभाग्य से सैम सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। पहले वह उससे नीचे वाली मंजिल पर था और पिछले दिन की लड़ाई के कारण वह मंजिल नष्ट हो गई थी। अब वह मंजिल और उसके ऊपर वाली मंजिल, जिसमें वह अभी रहता था, भी नष्ट हो गई थी। कम से कम नीचे की मंजिलें अभी भी ठीक है, केवल कुछ मामूली मलबे और गड़बड़ी को छोड़कर। अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। उन्हें हमले से सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षित रखा गया है। बड़े ने विनाश को देखकर आह भरी और देखा कि दूसरी कक्षा के कई छात्र जल्दी जल्दी इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे किसी को खोज रहे हों। कुछ सवाल पूछने और कुछ अटकलें लगाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वे सैम के पीछे थे। ओह लड़का, वह बुदबुदाया और तुरंत थोर अकादमी की ओर भागा। उसने ओलाफ से मुलाकात की और रिपोर्ट दी। सर, ऐसा लगता है कि फॉर्मेशन प्रीलिम्स में सैम के प्रदर्शन की जानकारी सभी अकादमियों तक पहुंच गई है। वे हमारे अनुमान से ज्यादा तेज हैं। उन्हें अन्य एकल मुकाबला प्रतिभागियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। उसने 2 लोगों को मार डाला। उनमें से एक हेल अकादमी से है और दूसरा लोकी अकादमी से है, वह व्यक्ति जो जहर और बंदूक की गोलियों से मर गया, जिसने अकादमी के प्रवेश द्वार पर सैम पर हमला किया था। ओलाफ ने आह भरते हुए कहा, मैंने सोचा था कि इस वर्ष सुरक्षा आसान होगी, क्योंकि अधिकांश युद्ध प्रतिभागियों को अन्य लोगों को चोट पहुंचाने से रोका जा रहा है। लेकिन अब अकेले लड़ने के लिए भी वे चरम तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस मामले में आगे कैसे बढ़ूं, श्रीमान? बुजुर्ग ने पूछा। ओलाफ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ने के लिए क्या है? कम से कम पिछली बार तो हम उन्हें हत्या के प्रयासों के लिए चेतावनी दे सकते थे, लेकिन अब वे नियमों के भीतर खेल रहे हैं। भले ही बाकी सभी उम्मीदवार उन्हें निशाना बनाए, हम कुछ नहीं कर सकते। बस उसे छोड़ दो और हस्तक्षेप मत करो। गठन इसे हल्के में नहीं लेगा। यह इस तरह से प्रोग्राम किया गया है। ठीक है सर। बुजुर्ग के चले जाने के बाद ओलाफ ने शराब का एक घूंट पिया। आखिर वह आदमी इस बार भी यहाँ क्यों है? मैंने सोचा था कि मैं अगले साल तक उसके साथ नहीं उलझूंगा। उसने अभी फ्रेशमैन टूर्नामेंट में ही गड़बड़ कर दी थी। इस बार वह क्या करने जा रहा है? वह अपनी खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखते हुए जोर से बोला। ओलाफ को सिर्फ अराजकता की ही चिंता नहीं है, बल्कि अपने छात्रों और उम्मीदवारों की भी चिंता है। ओलंपियन क्षेत्रों के अलावा थोर अकादमी सैम का सबसे बड़ा शिकार रही है। फ्रेशमैन टूर्नामेंट में धांधली का मुद्दा था और इवा के साथ भी समस्या थी। इकारस के अलावा इवा अदालत में मामलों को लेकर सबसे अधिक सक्रिय था और उसने थोर अकादमी को नरक में डाल दिया था। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो यह अभियान है। उन्होंने बहुत सारे संभावित उम्मीदवारों को खो दिया जो थोर अकादमी के गठन विशेषज्ञता का भविष्य हो सकते थे। उन्होंने युद्ध और सहायक दोनों विभागों में बहुत से कीमती उम्मीदवारों को खो दिया। अच्छी बात यह है कि उन्हें ज़ीउस अकादमी के समान दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। वह अभियान में अपने वंशजों को खोने वाले कई कुलों और परिवारों को शांत करने में कामयाब रहे। उन्होंने नुकसान की भरपाई की उम्मीद में अगले संभावितों को भी आगे बढ़ाया, बस इसलिए कि नए संभावितों के परिवार पुराने परिवारों द्वारा बनाए गए समर्थन में अंतराल को भर देंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मैसेंजर काउंसिल इस बार प्रतिस्पर्धा से संतुष्ट है या शहर का मूल्य कम हो जाएगा। इस तनाव के बावजूद जब उन्होंने प्रतियोगिता के नियम सुने तो उन्हें राहत मिली। मैसेंजर काउंसिल की अगली सूचना तक कोई हत्या नहीं होगी। अब सवाल यह है कि उन्हें राहत क्यों मिली? सिर्फ शिकायतों और दूसरी चीजों की वजह से नहीं, बल्कि ये प्रतियोगिता ही जश्न के साथ साथ अराजकता का भी अग्रदूत है। प्रतियोगिता सिर्फ छात्रों के लिए सम्मान और पुरस्कार पाने का जरिया नहीं है, यह अकादमियों की रैंकिंग तय करने का सबसे बड़ा कारक भी है। वास्तव में ये सबसे बड़ा कारक हो सकता है। अगर खराब प्रदर्शन किया गया तो मैसेंजर काउंसिल से मिलने वाला समर्थन कम हो जाएगा, उनका स्थान बदल दिया जाएगा और क्षेत्र के भीतर ऊर्जा का घनत्व भी बदल जाएगा। वे अपनी जेब का आकार भी खो देंगे। सबसे बुरी बात यह है कि वे अन्य एस्ट्रल क्षेत्र अकादमियों से आक्रमण के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हर साल लगभग सभी संभावित चैंपियन के साथ एक बात होती है, वह है कम से कम एक हत्या का प्रयास। अकादमियां इस बारे में स्पष्ट योजना के साथ आएंगी कि अपनी रैंकिंग को बनाए रखने या उच्चतर बढ़ाने के लिए पर्याप्त जीत कैसे हासिल करें। और जिस भी क्षेत्र में वे जीतना चाहते हैं वहां वे सबसे प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को चुनने और उन्हें बाहर करने का प्रयास करेंगे। भले ही वे प्रथम स्थान प्राप्त न कर पाएं, वे अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों को बाहर कर देंगे। हमले हमेशा होते रहते हैं। इसी कारण से प्रतियोगिता की सुरक्षा आमतौर पर बहुत सख्त होती है और जैसे ही पहली प्रतियोगिता शुरू होगी इसे बढ़ा दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में असली उम्मीदवारों की पहचान की जाएगी और उन्हें लक्षित किया जाएगा। सैम के गठन ने उससे कहीं ज्यादा लहरें पैदा की जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था।
वास्तव में उस प्रतियोगिता का एक वीडियो वर्तमान में थोर अकादमी के गठन विभाग में चल रहा है, जहां उनके बुजुर्ग इसके निर्माण सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि संभव हुआ तो वे एक फॉर्मूला तैयार करेंगे और अपने उम्मीदवारों को बताएंगे, जिससे अगले चरण में उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसा लगता है कि हेल और लोकी अकादमियों ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने सैम को बाहर निकालने के लिए अपने लड़ाकू प्रतिभागियों को भेजा और बदले में 2 उम्मीदवारों को खो दिया, और ऐसा लगता है कि वे जल्द ही रुकने वाले नहीं हैं। ओलाफ को बस यह उम्मीद थी कि इस प्रतियोगिता के समाप्त होने से पहले वह थोड़ी राहत महसूस कर सकेंगे, और ये तभी संभव होगा जब कोई बड़ी दुर्घटना न हो जिससे थोर अकादमी अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर हो जाए। ओलाफ इस समय तनाव में है, लेकिन कोई और है जो उससे भी ज्यादा तनाव महसूस कर रहा है। ये है थोर अकादमी के छात्रों की पुरानी रणनीति। फिलहाल उनके सामने केवल 3 उम्मीदवार खड़े हैं। मैंने तुमसे कहा था कि लोगों को उसके पास ले जाओ। तुम अपनी टीम के सदस्य को सीधे उस पर हमला करने के लिए क्यों कहोगे? क्या तुम पागल हो गए हो? बूढ़े आदमी ने दांत पीसते हुए पूछा। युवा चुप रहे, और आपने उनसे बातचीत भी नहीं की। इसके बजाय आपने उनके शीर्ष उम्मीदवार पर हमला किया। रश्मा, मैंने जो जानकारी एकत्र की है उसके अनुसार उसके लिए केवल एक ही शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। वह एक जानवर है। अगर तुम सब मिलकर भी लड़ो तो भी तुम जीत नहीं पाओगे। वह सैम की जगह उस पर हमला क्यों करेगा? वह लगभग जोर से चिल्लाना चाहता था, और ऐसा करने से खुद को रोकने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। सर, हमने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत फुर्तीला था और उसने रश्मा को जोड़ दिया। उसने एक ट्रांसपेरेंट स्क्रॉल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वह फिर भी उसके छिपने के स्थान तक आने में कामयाब रही और उसे नष्ट कर दिया। हालांकि हम लोगों को सैम की ओर आकर्षित करने का एक तरीका ढूंढने में कामयाब रहे। मैंने प्रीलिम्स में उनके द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन का वीडियो लिया और अपने दादाजी को दिखाया। उन्होंने फॉर्मेशन का बहुत मूल्यांकन किया, और मैंने उस फॉर्मेशन का वीडियो लिया और इसे विभिन्न अकादमी टीमों को भेजा जो फॉर्मेशन में उच्च रैंक हासिल करने में रुचि रखते हैं। अब उन्हें पागलों की तरह निशाना बनाया जा रहा है। वह निश्चित रूप से जल्द ही दुर्भाग्यशाली हो जाएगा, लेकिन मैंने सुना है कि उसने अपने पीछे आने वाले 2 लोगों को मार डाला और गायब हो गया। मेरा मानना है कि यह और भी बेहतर है। इस तरह से वह द्वेष जमा कर रहा है, इसलिए इन सभी लोगों को खत्म करने के साथ ही वह टूर्नामेंट में प्राथमिक लक्ष्य भी बन जाएगा। मैं शिलालेखों में उनकी पिछली उपलब्धियों और उनके हथियार बनाने के कौशल के सबूत भी जुटा रहा हूँ। मैं उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक दुश्मन बनाने जा रहा हूँ। भले ही वह उन्हें पीछे हटा दे, लेकिन वह इतने दुश्मन बना लेगा कि टूर्नामेंट में अधिकांश गठबंधन उसे निशाना बना लेंगे। बूढ़े आदमी ने अपनी थोड़ी खुजलाते हुए कहा। बुरा विचार नहीं है, मुझे लगता है। बुरा भी नहीं है बेटा, तुम अंततः सीख रहे हो। काफी दूर तक पहुंचने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, सैम रुक गया। वह हवा में मंडराते हुए हॉबिंजर पर बैठ गया और एक गहरे पानी में चला गया। उसे पता था कि वह द्वेष के कारण निशाना बनने जा रहा है, लेकिन उसने उस स्तर के फोकस की अपेक्षा नहीं की थी। आखिरकार क्या अकादमियों को प्रतियोगिता में बेहतर परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? उस परिप्रेक्ष्य से सोचने पर सैम को कुछ संभावित कारण समझ में आए जो उस पर हुए हमले के वास्तविक कारणों से मेल खाते थे। हालांकि कारण चाहे जो भी हो, इस समय वह लक्ष्यों से निपटने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। गठन प्रतियोगिता अगले 2 दिनों तक चलेगी और चौथे दिन शिलालेख प्रतियोगिता शुरू होगी। इसके प्रारूप की घोषणा अभी होनी थी। उन्हें केवल इतना पता था कि प्रारंभिक परीक्षा चौथे दिन होगी। सैम को उम्मीद थी कि वह एकल मुकाबले पर ध्यान केंद्रित करने से पहले सहायक प्रतियोगिताओं को पूरा कर लेगा। यही कारण है कि वह स्वेच्छा से इन लोगों के पीछे नहीं गया। लेकिन उनका परेशान करना थोड़ा कष्टप्रद है। वैसे भी वह चाहे जितना भी लालची क्यों न हो, वह अभी भी पहले सहायक प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। उसे ये देखना होगा कि क्या वह मिशन के लिए शर्तों को पूरा कर सकता है। सौभाग्य से इन आने वाले बेवकूफों की वजह से उसकी एक शर्त का 2/3 हिस्सा पूरा हो जाता है। शर्त नंबर 7, इंटर अकेडमी टूर्नामेंट में कम से कम 3 लोगों को मारना। वह पहले ही 2 लोगों को मार चुका है। खैर, पहली शर्त भी पूरी हो गई है। अंतर अकादमी टूर्नामेंट या समकक्ष में भाग ले। एक दिन पहले जैसे ही उन पर हमला हुआ, उनकी भागीदारी आधिकारिक हो गई। वह जितनी संभव हो सके उतनी शर्तें पूरी करना चाहता था, कम से कम वे जो अकादमी टूर्नामेंट से संबंधित हैं और जिन्हें पूरा करने की उसके पास गुंजाइश है। सैम कुछ देर चुप रहा और कुछ देर सोचता रहा। कुछ समय बाद उसने मौजूदा रास्ते पर चलने का फैसला किया। वह फिलहाल इन लोगों से नहीं निपटेगा। वह बचाव की मुद्रा में रहेगा और इस प्रक्रिया में जो भी उसके पास आएगा उसे मारने की कोशिश करेगा। इस बीच उनका ध्यान सहायक व्यवसायों पर रहेगा। निर्णय लेने के बाद उसने तुरंत योजना को क्रियान्वित किया। इवा के पास शहर में कुछ गुप्त ठिकाने थे और सैम को उनके स्थानों के बारे में पता था। इसलिए उसने अग्रदूत को दूर रखा और छाया में विलीन हो गया। लोगों की छाया और अपने अंतरिक्ष तत्व का उपयोग करके सावधानीपूर्वक छिपने के स्थान पर पहुंच जाता है। सौभाग्य से 9 अकादमियां इतनी गहन नहीं थी कि वे इनमें से कुछ छिपने के स्थानों का पता लगा पाती, और अब वे काम आ गईं। सैम ने पूरी रात वहीं आराम किया। उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसे अकेला छोड़ देगा। बस उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए ताकि खुद पर बहुत ज्यादा दबाव न आए। लेकिन वह अकेला नहीं है। देखते हैं कौन इस खेल को बेहतर खेलता है, सैम ने कहा और हाथ हिलाया। 1 दर्जन छाया चूहे प्रकट हुए और वे सभी शहर में बिखर गए। जानवरों को बाहर आए हुए बहुत समय हो गया है। वे केवल छद नरक में उसके साथ लड़े थे और उन्होंने उसकी सफलता में भाग लिया था। इसके अलावा उनके पास बाहर आने का कोई मौका नहीं था। हालांकि जैसा कि किस्मत में था, इंटर अकादमी टूर्नामेंट के नियमों में कहा गया है कि जो लोग जानवरों के साथ अनुबंध करते हैं वे अपने जानवरों का उपयोग करने के भी पात्र हैं। ये नियम मूलतः सैम के लिए बनाया गया है। उस नियम के अनुसार जानवर सैम के विस्तार हैं। वे उसके उपकरण और हथियार हैं। इसलिए सैम के साथ अनुबंधित कोई भी जानवर वरिष्ठों, बुजुर्गों या यहाँ तक कि आवारा हमलों से भी नहीं निपट सकता। वे अधिकांश हमलों से सुरक्षित हैं और सैम ने इसे सुरक्षित बनाने का निर्णय लिया।
बिस्तर पर लेटे लेटे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने छाया चूहों को आदेश देना शुरू कर दिया और वह देख सकता था कि वे अपनी साझा दृष्टि से क्या देख रहे हैं। सैम ने 20 से ज्यादा लोगों को ढूंढ निकाला और उनकी बातचीत को चुपके से सुन लिया। वे आसपास ही हैं और वे सब उसे ढूंढ रहे हैं। और पता चला कि उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो अकेले युद्ध में शामिल ही नहीं थे। वे तो बस छात्र हैं जो अपने सदस्यों की मदद कर रहे हैं। नियमों में कहा गया था कि वे सैम पर हमला नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ सैम का स्थान ढूंढना बाहरी सहायता से संबंधित नियम का उल्लंघन नहीं करता है। वैसे सैम को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि कुछ एकल मुकाबला प्रतिभागी हैं जो सैम की तलाश में हैं, लेकिन वे वास्तव में उसके साथ संलग्न होना नहीं चाहते हैं। इसके बजाय वे ये काम अकादमी के कुछ अन्य छात्रों के लिए भी कर रहे हैं। उनकी बातचीत के आधार पर सैम को अंदाजा हो गया कि कौन सी अकादमियां उसे निशाना बना रही हैं। उनमें से एक खेल अकादमी है और दूसरी लोकी अकादमी। ये बात इसलिए स्पष्ट है क्योंकि उन छात्रों ने सैम पर हमला किया था। और जाहिर है इस होड़ में ओलंपियन अकादमियां भी शामिल हैं। सैम ने मान लिया कि इस समय यह एक डिफॉल्ट सेटिंग है। ओलंपियन उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, वह उनके साथ खिलवाड़ करता है। वे मारे जाते हैं या क्रूरतापूर्वक अपमानजनक हार झेलने के लिए मजबूर होते हैं। सैम जवाबी कदम उठाता है और उन्हें एक बार फिर से आसान शिकार बना देता है। सामान्य सामान। कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद सैम को कम से कम ये तो पता चल गया कि उसे किन लोगों से दूर रहना चाहिए। कम से कम उनमें से कुछ से तो। अब उसे किसी भी स्थिति के लिए कोई अन्य प्रत्युपाय ढूंढने की जरूरत है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसके नियंत्रण में मौजूद छाया चूहों में से एक छाया में गायब हो गया। यह एकल मुकाबला प्रतिभागियों में से एक की छाया में फिर से प्रकट हुआ। ये लड़का जिया क्षेत्र की एक अकादमी से संबंधित है। उन्होंने स्पष्टतः हेल अकादमी के साथ एक समझौता किया है। वैसे भी यह आदमी पर्याप्त होगा। छाया चूहे ने उसके जूते के ऊपर से उसे हल्के से काट लिया। युवक ने भौहें सिकोड़कर अपने पैरों की ओर देखा, लेकिन तब तक चूहा गायब हो चुका था। योन, उसके साथी ने चौंकते हुए उसे पुकारा। योन ने अपने साथी की ओर देखा और पाया कि उसकी नजर योन के टोकन पर टिकी हुई है। योन ने अपने टोकन की ओर देखा तो पाया कि वह हरा हो गया है। क्या बकवास है। उसने कोसा और डरकर चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था, किसी ने हमला नहीं किया था, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ भी। फिर उसने अपने पैर को देखा। उसके जूते का चमड़ा मुश्किल से क्षतिग्रस्त हुआ था और उसके पैर पर सिर्फ एक छोटी सी सुई जैसी चुभन थी। इसे बमुश्किल ही घाव माना गया, यहाँ तक कि कुछ लोगों के बीच भी। छोटे बच्चे, लेकिन अब इसे हमला माना जा रहा है और वह इसमें शामिल है। वह वही रोना चाहता था। सैम ने मुस्कुराकर छाया चूहों को वहां से गायब कर दिया। इस क्षण से सैम भी व्यस्त हो जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह किसके साथ व्यस्त है। ये सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय है कि चूहे सुरक्षित रहें और वह अचानक हमलों से भी सुरक्षित रहे। फिर भी ये सुनिश्चित करना बेहतर है कि किसी को भी उसके स्थान के बारे में पता न चले। वह रात बीत गई। अगली सुबह स्वूश, सैम अचानक अपने हॉबिंजर पर आया और थोर अकादमी के सामने के गेट पर दिखाई दिया। उसने एक सेकंड के लिए भी देरी नहीं की। वह हॉबिंजर से उतर गया और अकादमी में प्रवेश किया। वह चला गया खुले आसमान के नीचे स्थित सभागार में। कल जो एल्डर आए थे वे ही वापस आए, लेकिन इस बार उनके साथ गहरे हरे रंग के वस्त्र पहने एक और एल्डर भी आए और उन्होंने लगभग 100 लोगों को संबोधित करते हुए नेतृत्व संभाला। प्रतियोगिता में बचे हुए उम्मीदवारों के लिए फॉर्मेशन प्रतियोगिता के प्रथम चरण को उत्तीर्ण करने पर बधाई। अब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं और इस चरण में मौजूदा उम्मीदवारों में से 90% से अधिक उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे और केवल 10 लोग ही प्रतियोगिता में बचे रहेंगे जो फॉर्मेशन कैसल में होने वाले फाइनल में भाग लेंगे। बिना किसी देरी के मैं आपको प्रतियोगिता के अगले चरण से परिचित कराता हूँ। पहला चरण तात्विक सामंजस्य पर केंद्रित है जो आपके नियंत्रण से प्रभावित होता है। ऊर्जा, लेकिन यह आपके नियंत्रण, कटौती, सहजता, धारणा और एक अच्छे गठन मास्टर के लिए आवश्यक कई अन्य कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सभी गुणों का परीक्षण किया गया है, आपका दूसरा दौर आयोजित किया जाएगा। ब्रह्म भूलभुलैया। बुजुर्ग ने अपनी उंगलियां चटकाई। स्नैप। अगले ही पल सैम को लगा कि एक बहुत बड़ी ताकत ने उसे घेर लिया है। वह दूसरे लोगों के साथ गायब हो गया। छात्र। जब वह दृश्य वापस आया तो सैम को ठंड का एहसास हुआ। वह एक साफ सुथरे कमरे के अंदर था। सुरंग का निर्माण किया गया। ब्रह्म भूलभुलैया। जब बुजुर्ग की आवाज फिर से आई तो वह खुद से ही बुदबुदाया। प्रतियोगिता अब शुरू हो गई है। अब आप ब्रह्म की भूलभुलैया में हैं। आपका लक्ष्य इसे बनाना है। भूलभुलैया से जीवित बाहर निकले। आप किसी भी हमले के कौशल का उपयोग कर सकते हैं, आप शिलालेखों का उपयोग नहीं कर सकते। आप केवल संरचनाओं और संबंधित कौशल का उपयोग कर सकते हैं। इससे बाहर निकलने के एक से ज्यादा तरीके हैं, लेकिन इससे बाहर निकलने के और भी कई तरीके हैं, इसलिए सावधान रहें और जीवित बाहर निकले। आपको बस इतना ही करना है। पहले 10 प्रतिभागी फाइनल में भाग लेने के पात्र होंगे। भ्रम की भूलभुलैया। सैम ने जो पहली चीज की वह निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय करना था। यदि भ्रम और निर्माण शब्दों को एक साथ रखा जाए तो इसका मुकाबला करने का निश्चित तरीका ये समझना है कि ऊर्जा किस तरह से चारों ओर बह रही है। भ्रम आध्यात्मिक इंद्रियों सहित सभी इंद्रियों को धोखा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि अगर वह उन इंद्रियों से परे जाता है और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है तो ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि चाहे कितनी भी अच्छी तरह से नकली इंद्रियां बनाने के लिए भ्रम को डिजाइन किया गया हो, ऊर्जा के प्रवाह को नकली नहीं बनाया जा सकता। कम से कम घटिया या अच्छे तरीकों से तो नहीं। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो उसे साधारण, अच्छा, बेहतर और यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन से भी आगे जाना होगा। उन्हें इससे आगे जाकर आदर्श और पूर्णता का लक्ष्य रखना होगा। बेशक अतिरिक्त परतें बनाने की तरकीबें हैं जो इस पूर्णता की कमी की भरपाई कर सकती हैं, और सैम को एहसास हुआ कि इसे बनाने वाले लोगों ने वह अतिरिक्त कदम उठाने का फैसला किया। जिस क्षण उसने ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया, उसने जो देखा वह टीवी के स्थिर जैसा कुछ था।
इस क्षेत्र में ऊर्जा बहुत सघन है, इतनी शक्तिशाली कि इस संरचना के अनुरूप ऊर्जा नेटवर्क को पहचानना उसकी दृष्टि को ढक लेता है। तो अगला काम जो उन्होंने किया वह था अपनी ऊर्जा को फैलाना और अवलोकन को सक्रिय करना। काफी समय हो गया है जब से उन्होंने इसका उचित उपयोग किया है। हालांकि जैसे ही उसकी ऊर्जा 3 फीट की परिधि से आगे बढ़ी, उसका फैलना बंद हो गया और ऊर्जा केवल सतही स्तर पर रह गई। जैसे ही वह पत्थर की उस परत में गहराई तक पहुंची जिसे वह छू सकता था, वह गायब हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा कृमि छिद्र ऊर्जा चूस रहा हो। सैम ने अपनी आंखें खोली और आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उनकी शॉर्टकट क्षमताएं काफी हद तक सीमित हो गई हैं। उन्हें इसे थोड़ा और पारंपरिक तरीके से करने की जरूरत है, जितना वह चाहते थे। तो उसने पहला कदम उठाया, और दूसरा और तीसरा। वह सीधे सुरंग में चलने लगा। वह इतनी दूर तक नहीं देख पा रहा था, सिर्फ 3 फीट। उसने एक ऊर्जा गोला भी इतनी दूर तक तैराया। उसे लगा कि वह भी चलना बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह बस उसे देख नहीं पा रहा था। वह एक हल्का सा कनेक्शन महसूस कर सकता था, लेकिन वह उसे हिला नहीं सकता था। उसने ऊर्जा को थोड़ा अव्यवस्थित करके ऊर्जा के गोले को चिपकाया, लेकिन वह इसे दिल से नहीं सुन सका। आध्यात्मिक अर्थ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वह इसे भी महसूस नहीं कर सका। सभी इंद्रियां अवरुद्ध हो रही हैं। सैम कुछ मिनट तक चला, फिर उसे एक बाएं मोड़ दिखाई दिया। उसने उसे ले लिया। कुछ और मिनट, इस बार दाएं। उसने वह भी ले लिया। कुछ और मिनट और फिर बाएं। इस बार कुछ फीट की दूरी पर एक और दायां मोड़ भी था। सैम कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा, फिर वह वापस जाने के लिए मुड़ा। लेकिन जब वह कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसे अपने सामने एक दीवार देखकर आश्चर्य हुआ। कोई रास्ता नहीं है, कोई मोड़ नहीं है, कुछ भी नहीं। उसे मुड़ना पड़ा और आगे की ओर जाने वाला रास्ता लेना पड़ा। अगला मोड़ आया। वह उस पर जाने से पहले एक पल के लिए रुका। चलते समय उसने अपनी नजर मोड़ पर रखी। 3 फीट आगे जाकर वह मोड़ गायब हो गया। वह जल्दी से दीवार ढूंढने के लिए वापस आया। दस्तक, दस्तक। सैम ने दीवार पर दस्तक देकर जांच की कि कहीं ये भ्रम तो नहीं है, लेकिन आवाज असली थी। अवलोकन क्षमता से भी इसके नकली होने का कोई संकेत नहीं मिला। वह इसे मुक्का मारकर पार करने के लिए बहुत ललचा रहा था, लेकिन हमला न करने के बेवकूफी भरे नियम ने उसे थोड़ा बांध दिया। सैम ने मुड़कर आगे की ओर चलना शुरू किया। अगली बार जब उसने कोई मोड़ देखा तो उसने कई गोले बनाए। वे सभी छोटे थे और वे सभी उससे जुड़े हुए थे। उसने उन्हें स्थिर रूप से तैरने दिया। चूंकि ऊर्जा के गोले 3 फीट के बाद भी मौजूद रह सकते हैं जब तक कि वे फर्श को नहीं छू रहे हों, सैम ने आगे बढ़ते हुए गोलों को मोड़ पर कब्जा करने दिया। 3 कदम चलने के बाद मोड़ गायब हो गया। जब वह चला तो उसे ऊर्जा के गोले का केवल आधा हिस्सा ही दिखाई दिया, बाकी आधा गायब हो गया। सैम ने उन्हें महसूस करने की कोशिश की, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ संपर्क कमजोर होता गया और अंततः संपर्क पूरी तरह से गायब हो गया। सैम ने ऊर्जा गोले को वापस अवशोषित कर लिया। बस इसी समय से उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि क्या हो रहा है। वह जिस सुरंग के रास्ते से जा रहा है वह स्थिर नहीं है, वे सभी बदल रहे हैं। सैम ने अगला मोड़ लिया और चलने के बजाय 3 फीट की छलांग लगाई। 1 सेकंड से भी कम समय में वह 3 फीट के निशान तक पहुंच गया और वापस आ गया। मोड़ गायब हो गया और वहां दीवार है। यह बदलाव भी बहुत तेज लग रहा था, लगभग एक चमक की तरह। सैम को थोड़ा घुटन महसूस हुई। वह अनुमान लगा सकता था कि दूसरे लोग किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाएंगे। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका यह होगा कि मोड़ से पहले एक ट्रैकिंग संरचना बनाई जाए और देखा जाए कि यह कहां जाती है। अगर इसे कुछ बार दोहराया जाए तो वे एक पैटर्न पा सकते हैं। वे ये भी पहचानते हैं कि किसी भी समय कौन सी सुरंग वास्तव में चल रही है। वह सुरंग जहां उम्मीदवार है या फिर खाली सुरंगें। भले ही लोगों के पास इसे हल करने के लिए अलग अलग विचार हो, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहला तरीका मानेंगे। सैम भी इससे बेहतर कुछ नहीं सोच सकता। हालांकि ये बहुत धीमा होगा। वह एक के बाद एक सवालों के जवाब खोजने की कोशिश नहीं कर सकता। यह उबाऊ है, उसे उन सभी को एक साथ ढूंढना होगा। सैम अगले मोड़ पर चला गया। यह एक चौकोर कोना है। उसने एक पल सोचा और कुछ धातु की पिनें निकाली। वह उन्हें फॉर्मेशन नोड्स के रूप में उपयोग कर रहा है। वह एनर्जी और फॉर्मेशन के साथ जा सकता है, लेकिन यह बेहतर है। वह बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता। पिन अभी के लिए पर्याप्त होंगे। उन्होंने किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग नहीं किया। उन्होंने ऊर्जा संवेदन के किसी भी रूप को छिपाने के लिए इतना सघन ऊर्जा वातावरण बनाया, इसलिए उन्होंने इसका अपने लाभ के लिए उपयोग किया। और वह ये काम इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। उन्होंने पिनों को ऊर्जा देना शुरू किया और उन्हें छोटे छोटे गठन बनाते हुए गठन नोड्स के रूप में रखा। वे बुनियादी जाल संरचनाएं हैं जो ऊर्जा विस्फोट पैदा करती हैं। जब उन्हें बताया गया तो हमलों का स्पष्ट उल्लेख सुनकर वे भड़क गए। वे अपनी नियमित चालों का उपयोग करके हमला नहीं कर सकते, लेकिन हमला करने के लिए कोई संरचना नहीं है। वैसे भी जाल बनाने की संरचना को वास्तव में हमला करने की संरचना नहीं माना जाता है। प्रत्येक जाल संरचना को बिछाने के बाद उसने उसके ऊपर एक और संरचना बना दी। ऊर्जा एकत्र करने और संघनित करने वाली संरचना। ये काफी हद तक अपने आप में स्पष्ट है। जाल संरचना आमतौर पर उस ऊर्जा के साथ फट जाती है जो किसी भी तरह के ऊर्जा उतार चढ़ाव के समय विस्फोट करने के लिए इसमें एकत्रित होती है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, यह विस्फोट करेगी। ऊर्जा एकत्रीकरण संरचना ऊर्जा को इकट्ठा करती है और संघनित करती है। अब उन ऊर्जाओं को संयोजित करना। 2 ऊर्जा सीमा तक जमा होती रहेगी, कम से कम तब तक जब तक संरचना में दरार न पड़ जाए या संरचना के नोड नष्ट न हो जाए। यह मूल रूप से गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सैम उस विभाग में ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा है। उसने सुरंग के अंदर एक संरचना बनाई। उसने दीवार तक पहुंचने तक हर 1 फुट पर एक संरचना बनाई। उसके बाद उसने कुछ और पिन लिए और बड़े बड़े पिन बिछाना शुरू कर दिया। ये संरचना पूरी सुरंग पर फैली हुई है। इस संरचना का सिर्फ एक ही काम है, वह है पहले बिछाई गई सभी जाल संरचनाओं को जोड़ना। इसका मतलब है कि अगर उनमें से एक धमाका करता है तो बाकी सब धमाका करते हैं।
उसके बाद उसने वहां और इंतजार नहीं किया और मोड़ ले लिया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और न ही दीवार की बनावट को परखा। उसने बस एक एक करके उसी तरह से संरचनाएं बनाना शुरू किया जब तक कि उसे अगला मोड़ नहीं मिल गया। ऐसा करते समय वह कुछ और भी देख रहा था, संरचनाओं के साथ संबंध। उन्होंने स्पष्ट रूप से खुद को संरचनाओं के साथ जोड़ा जो उसने पिछली सुरंग में बिछाई थी। हालांकि उसे सटीक दूरी का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वे अभी भी बरकरार हैं। उन्होंने अगला मोड़ लिया और एक बार फिर वही किया तथा संरचनाएं बना ली। और उसके बाद अगली बारी। लेकिन जब पांचवा मोड़ आया तो सैम मुस्कुराया। उसे फॉर्मेशन बनाने की जरूरत नहीं थी अब, और नहीं क्योंकि वे पहले से ही इसमें मौजूद हैं और ये उनके द्वारा स्थापित की गई पहली संरचनाएं हैं। उन्होंने जाल को चालू किए बिना ही संरचना को पार कर लिया और मोड़ ले लिया। एक और सुरंग दिखाई दी। उन्होंने पुनः संरचनाओं को देखा, हालांकि वे दूसरे सेट की नहीं बल्कि तीसरी सेट की थी। अगला सेट दूसरा सेट था और बाद वाला फिर से पहला सेट था। सैम तब तक चलता रहा जब तक कि उसे चारों नहीं मिल गए और उसे कोई खाली सुरंग नहीं मिली। यहाँ केवल 4 सुरंगें हैं और वे सभी गतिशील हैं। बेशक किसी को आश्चर्य हो सकता है कि यह क्या है। बस एक रेखा या कुछ और खींचना आसान होगा। सैम फॉर्मेशन बनाने में बहुत समय बचा सकता था। बेशक जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वह बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता था। जब अगली बारी आई तो सैम चौकोर कोने पर खड़ा हो गया और एक और संरचना बना ली। इस बार उसने इस संरचना को पहले से मौजूद दोनों सेटों से जोड़ दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और सुरंग के दूसरे छोर पर जाने के लिए दीवार पर हल्की सी लात मारी। एक चमक में दरार। ऐसा करते समय उसे एक हल्की सी दरार जैसी आवाज सुनाई दी। दरार की आवाज बहुत तीखी थी और बहुत स्वाभाविक लग रही थी, जैसे कोई नाजुक चीज टूट गई हो। लेकिन वह दरार एक ट्रिगर है। बूम बूम बूम, विस्फोटों की श्रृंखला। एक के बाद एक जाल संरचनाएं फट गईं। सेट में सभी जाल संरचनाएं खत्म हो गईं। जब तक तीसरा विस्फोट हुआ, सैम पहले से ही सुरंग के दूसरे छोर पर था और उसने अपनी ओर आते विस्फोटों को देखा। उसने आगे मोड़ की ओर देखा और दौड़कर उसमें घुस गया। कुछ कदम चलने के बाद टन गायब हो गया और उसी समय सैम कुछ भी नहीं सुन पाया। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि ट्रैप संरचनाओं के साथ उसके कनेक्शन के साथ क्या हुआ था। 2 सेट चले गए हैं। अब वह तीसरे सेट के बीच में खड़ा है। वह दूसरे छोर पर चला गया। चौकोर कोना वही है। उसने एक और संरचना बनाई और संरचनाओं के 2 सेटों को जोड़ दिया। फिर उसने आत्मविश्वास से मोड़ लिया और दूसरी तरफ तेजी से चला गया। तीसरी सुरंग स्पष्ट रूप से दीवार के अचानक प्रकट होने से अवरुद्ध हो गई थी। चौथी सुरंग ट्रैक तारांकन। बूम बूम बूम। ये जानी पहचानी विस्फोटक ध्वनियों से भरा हुआ है। सैम विपरीत चौकोर कोने पर आया और उसने मोड़ लिया। उसके सामने जो दिखाई दिया उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये फिर से पहली सुरंग है। हालांकि अब चारों तरफ से घिरी होने के अलावा ये बिल्कुल भी पिछली सुरंग की तरह नहीं दिखती थी। पत्थर की बाहरी परत जो चारों तरफ से ढकी हुई थी अब जाल संरचनाओं के विस्फोटों से नष्ट हो गई है। इसके नीचे की परत को उजागर करना। और एक बात जो सैम को हैरान करती है वह यह है कि वह इसे देख सकता है। सुरंग का दूसरा छोर। वह इसे अपनी आंखों से साफ देख सकता है। पहले उसकी दृष्टि 3 फीट तक सीमित थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, सैम ने विस्फोट के कारण उत्पन्न मलबे से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया। उसने उसे उठाया और दूसरी ओर फेंक दिया। वह उसे हिलते हुए देख सकता था। वह उसे हवा में चीरते हुए सुन सकता था। वह अपनी आध्यात्मिक समझ को फैला सकता था। सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। अब मैं आसानी से काम कर सकता हूँ। सैम आगे बढ़ा और मिट्टी और टूटे हुए पत्थर को हटा दिया। उसने इसे सीधे अपने स्टोरेज में रख दिया ताकि इसकी वजह से कोई अनावश्यक गड़बड़ी न हो। अब पूरी सुरंग साफ है। उसका स्वागत एक चिकनी पत्थर की सतह से हुआ। पहले इस सुरंग की बाहरी परत भी पत्थर की ईंटों से बनी थी, लेकिन यह एक ही पत्थर की पटिया जैसी दिख रही थी। उसने अपना हाथ उस पर रखा और अपनी अवलोकन क्षमता का इस्तेमाल किया। अब यह समझने का समय आ गया है कि इन सुरंगों का असल में क्या मामला है। ... इस बीच चारों बुजुर्ग जो सभी उम्मीदवारों की स्थिति पर नजर रख रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वह पागल कमीना, उसने सुरंगों को नष्ट कर दिया। खेल अकादमी के बुजुर्ग ने बड़बड़ाया। उसकी आवाज में जहर टपक रहा था। अपने साथियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर उसने उनकी ओर देखा और कहा, उस कमीने को अयोग्य घोषित करो। वह ऐसा कैसे कर सकता है? यह भ्रम की भूल-भुलैया है। वह कुछ भी नहीं कर सकता। वह वहां अपनी मर्जी से रहता है। लोकी अकादमी के उस पवित्र अवशेष के प्रति यह घोर उपेक्षा। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। खेल अकादमी के वरिष्ठ मंगस और भी अधिक परेशान और निराश दिखाई दिए। तुम लोग यहीं क्यों रुके हुए हो? उसने नियम तोड़े हैं। क्या सुरंगों को ऐसे ही सुलझाया जाना चाहिए था? यह एक भ्रम परीक्षण है। उसे चलती सुरंगों के भ्रम को देखना चाहिए था, पैटर्न की जांच करनी चाहिए थी, पैटर्न के पीछे के तर्क को समझना चाहिए था और उन सुरंगों से बाहर निकलने का रास्ता निकालना चाहिए था। बाहरी परतें सुरंगों को नियंत्रित करने वाली संरचना की सुरक्षा के लिए होती हैं। अब उसने हमारी किसी भी प्रकार का आक्रमण न करने की चेतावनी के बावजूद बाहरी परतों को नष्ट कर दिया। उन्होंने परीक्षण की पूरी अवधारणा की अवहेलना की। हमें उसे अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। अंत में बुजुर्गों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। लोकी अकादमी के बुजुर्ग ने अजीब भाव से मैंगस को देखा। बड़े मंगस, आपका पक्षपात और भी स्पष्ट होता जा रहा है। आप इतना बचकाना व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या आपको सिर्फ इसलिए इतना तुच्छ होना चाहिए क्योंकि उसने पिछले टेस्ट में आपसे बात की थी? गुस्से और थोड़ी शर्म से मंगस का चेहरा नीला पड़ गया। तब लोकी अकादमी के बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, जहां तक अयोग्यता का सवाल है, आप सही कह रहे हैं। परीक्षण का उद्देश्य ये पता लगाना है कि वे सुरंगों के पैटर्न का पता कैसे लगाते हैं, तर्क को कैसे समझते हैं और दरवाजा खोलने से पहले उसे कैसे तोड़ते हैं। हालांकि नियमों में ये कहाँ लिखा है कि उन्हें केवल इसी तर्क का पालन करना चाहिए। मंगस अचंभित रह गया। नियमों में तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। यही तो उसने सोचा था। लोकी के बुजुर्ग ने आगे कहा,
सिर्फ इसलिए कि आपने ऐसा किया है और हमारे पूर्ववर्तियों ने भी ऐसा किया है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि बाकी सभी लोग भी ऐसा ही करेंगे? निश्चित रूप से, स्पष्ट तार्किक सोच के आधार पर, यदि सभी नहीं तो अधिकांश लोग उसी मार्ग पर पहुंचते हैं जिसका आपने उल्लेख किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सुरंगों की समस्या को हल करने का यही एकमात्र रास्ता है। वैसे भी भ्रम की भूलभुलैया लोकी अकादमी की है। मैं भी चुप रह रहा हूँ। तुम इतने धार्मिक गुस्से में क्यों भड़के हुए हो? इससे वह चुप हो गया। सुरंग में वापस आकर सैम ने अपनी आंखें खोली। अवलोकन से उन्हें सुरंगों की अच्छी समझ प्राप्त हुई। पहले तो उसने सोचा कि सुरंगें भूलभुलैया हो सकती हैं। आखिरकार भ्रम और भूलभुलैया एक साथ बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। हालांकि बार बार सिर्फ एक मोड़ का सामना करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह एक भूलभुलैया है। यह एक भूलभुलैया नहीं है। यह नहीं हो सकता। अगर यह भूलभुलैया है तो ज्यादातर मोड़ों पर हमेशा एक से ज्यादा रास्ते होने चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे वे किसी को सही मायने में भ्रमित कर सकते हैं। हालांकि हर बार एक ही रास्ता होता है। उसे एहसास हुआ कि सुरंगें हिल सकती हैं, उन्हें गोल गोल घुमाने के लिए, और वह सही है। सुरंगों में लोग गोलाकार या अधिक सटीक रूप से कहें तो चौकोर आकार में घूमते हैं। वहां से वे सुरंगों के कुछ पैटर्न की पहचान कर सकते थे। प्रत्येक सुरंग का गहन निरीक्षण और गहन विश्लेषण करने के बाद वे प्रत्येक सुरंग में कई संरचना पहेलियों की पहचान करने में सक्षम होंगे। एक बार वे इन पहेलियों को सुलझा लेंगे तो वे इस स्थान से बाहर निकलने का रास्ता खोल सकेंगे। सुरंगों की संरचना ऐसी ही है। पहेलियां खुद को मुश्किल नहीं माना जा सकता। मुश्किल हिस्सा पैटर्न की पहचान करना है, क्योंकि उन्हें एक पैटर्न बनाने के लिए बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं। अनुक्रम, उदाहरण के लिए प्रतिभागियों में से एक ने पहले राउंड में 1 3 2 4 इस खास क्रम में सुरंगों का सामना किया, फिर दूसरे राउंड में 2 3 1 4 और तीसरा बिल्कुल अलग सेट हो सकता है। इस तरह कुल 24 संयोजन है। जिस क्रम या अनुक्रम में ये 24 संयोजन दिखाई देते हैं वह स्थान बताता है। पहली सुरंग में कुछ नोड्स हैं। उन नोड्स का उपयोग करके वे मार्ग के पहले लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद 24 संयोजनों का क्रम बदल जाएगा, जो दूसरी सुरंग में दूसरे लॉक के लिए सुराग देगा। ये तब तक चलता रहता है जब तक वे 4 सुरंगों को नहीं खोल लेते, जिससे पता चल जाएगा कि वे कहाँ छिपे हैं। बाहर का मार्ग, यह एक बहुत ही जटिल और पेचीदा पहेली है, और जो चीज इसे मुश्किल बनाती है वह है इन सुरंगों में घूमने में लगने वाला समय। उन्हें कम से कम 96 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, वह भी यह मानकर कि वे सुरंगों में घुसते समय जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। बेशक चूंकि सैम ने बस टेबल को पलटने का फैसला किया और सामान्य नियमों को तोड़ दिया, इसलिए वह ये सब आसानी से उजागर करने में कामयाब रहा। बाहरी परत के विनाश ने सुरंगों के ऊर्जा नेटवर्क को उजागर कर दिया, जिसमें ताले के लिए नोड्स मौजूद हैं। नेटवर्क का अध्ययन करने से ही उसे आवश्यक सुराग मिल गए। पहेलियां अपने आप में उतनी कठिन नहीं है। उसने पहली सुरंग का ताला खोला और अगले में चला गया। इस बार ये तीसरी सुरंग थी, लेकिन सैम ने इसे नहीं खोला। उसे अब दूसरी सुरंग खोलनी है, लेकिन उसके बाद चौथी सुरंग आए और अंत में दूसरी सुरंग आई, जिसे उसने खोल दिया। फिर सौभाग्य से तीसरा आया और चौथा भी। जैसे ही सभी ताले खुले, सैम को अपने पीछे हलचल महसूस हुई। पत्थर की दीवार जो हमेशा की तरह दिखाई दी जब वह कोने से 3 कदम दूर चला गया। वह चौकोर कोना देख सकता था, लेकिन उसे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके अलावा एक और रास्ता दिखाई दिया। सुरंग के मध्य में सैम बस वहां से चला गया और जल्द ही वह एक चौराहे पर पहुंच गया। वहां 3 और रास्ते हैं। वहां कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए वह देख सकता था कि वे कहां जाते हैं। अन्य 3 सुरंगों तक तो 2 ही रास्ते हैं, ऊपर या नीचे। सैम ने अपना हाथ जमीन पर रखा और एक बार फिर अपनी अवलोकन क्षमता का इस्तेमाल किया। अंतिम ताला, बस इसी के लिए उसने छत के साथ भी ऐसा ही किया, हवा में उड़कर। और आश्चर्य की बात नहीं कि उसने ऐसा किया, वहां एक और ताला भी मिला। ऐसा लगता है कि यहां से निकलने के 2 रास्ते हैं। सैम ने एक क्षण सोचा और निर्णय लेने में उसे अधिक समय नहीं लगा। उसने बस कुछ बार नीचे अपना पैर पटका, फिर वह खुल गया और वह सीधा नीचे गिर गया। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। उसे नहीं पता कि इस जगह के दोनों तरफ क्या है। हाँ, वह बस किसी भी चीज के साथ आगे बढ़ सकता है। चूंकि उसने सबसे नीचे वाले को पहले खोज लिया था, इसलिए वह गायब हो गया। अभी तो केवल 1 घंटा और 45 मिनट ही हुए हैं। उसने पहला राउंड पास कर लिया है। लोकी अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने जिस लहजे में बात की, उससे स्पष्ट पता चल रहा था कि वे प्रभावित हैं। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? किसी बर्बर जानवर की तरह बलपूर्वक इसे पार करना। मेंडस अभी भी ऐसा ही कर रहा है। इस बिंदु पर अन्य बुजुर्गों ने बस कंधे उचका दिए। सैम का तरीका थोड़ा क्रूर जरूर है, लेकिन ये सबसे सीधा और कम परेशानी वाला तरीका भी है। हालांकि एक बात पर विचार करने की जरूरत है। सैम को नहीं पता था कि बाहरी परत को नष्ट करने के बाद क्या होने वाला था। वास्तव में उसे ये भी पता नहीं होना चाहिए कि केवल बाहरी परत ही नष्ट होगी। इस बात की पूरी संभावना है कि पूरी सुरंग ढह सकती थी। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा और उसे उड़ा दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसे बहादुरी कहें या मूर्खता। क्या वह यह मानता था कि उसे कुछ नहीं होगा, या फिर वह ये सोचता था कि जो कुछ भी होगा वह उसका सामना कर सकता है। ... स्वूश। सैम ने महसूस किया कि हवा उसके चेहरे पर लग रही थी और वह नीचे गिर रहा था। 3 मिनट बाद ही उसकी गति धीमी हो गई और उसने कुछ नहीं किया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने अपने चेहरे पर हल्की ठंड महसूस की। उसके चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह बर्फीले मैदानों के बीच एक चट्टान पर उतरा। अचानक हुए इस बदलाव पर सैम ने अपना सिर हिलाया। जब वह नीचे गिरा तो उसे बर्फीले मैदानों की एक झलक या निशान भी नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि वह बस किसी दूसरे कमरे में प्रवेश कर रहा है। उसके फर्श को छूने के बाद ही दृश्य इस तरह बदल गया। सैम ने ठंडी हवा का विरोध करते हुए चारों ओर देखा। यह इतनी ठंडी नहीं है कि उसे कपकपी या कुछ और हो, लेकिन हवा बहुत ज्यादा अराजक है। ये लगभग एक तूफान की तरह है और बर्फ हवा के साथ उड़ रही है। कभी कभी बर्फ की एक गोली उसके चेहरे पर लग जाती है। ये किसी भी चीज से अधिक कष्टदायक था।
सैम ने अपनी इंद्रियों की जांच की, लेकिन उनमें कोई समस्या नहीं थी। वह हमेशा की तरह अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग कर सकता था। कोई प्रतिबंध नहीं, कुछ भी नहीं। सैम ने अचानक चारों ओर देखा, उसे कुछ महसूस हुआ। उसका अंतर्ज्ञान बहुत सतर्क हो गया, जिससे उसे किसी चीज से खतरा महसूस हुआ। वह पीछे मुड़ा। स्वूश! एक विशाल डंडा जो कठोर पत्थर से बना हुआ प्रतीत हो रहा था, सीधे उसके चेहरे पर आकर लगा। सैम ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और क्लब को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि किसी कारण से उसके पैर फंस गए हैं। जो हाथ बढ़ाया गया वह क्लब से टकराया, लेकिन स्वूश! हाथ क्लब से ऐसे गुजरा जैसे वह असली न हो, मानो वह महज एक मृत तृष्णा हो। सैम को एक सेकंड के लिए राहत महसूस हुई, लेकिन बम! जब डंडा उसके चेहरे के सामने आया और उससे संपर्क हुआ तो वह वास्तविक हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा कि असली पत्थर का डंडा चेहरे पर लगने पर होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सैम हवा में तीर की तरह उड़ गया। वह उन सफेद हवाओं को चीरता हुआ उस जगह से बहुत दूर बर्फ के ढेर पर जा गिरा। वह धीरे धीरे चौंक कर उठ बैठा। क्या बकवास है, यही उसका विचार था। पत्थर का डंडा उसने अपने चेहरे पर साफ महसूस किया, लेकिन जब उसने उसे रोकने की कोशिश की तो उस समय भी उसे साफ महसूस हुआ। वह उसे छू नहीं सका, कोई संवेदना नहीं थी। सबसे बुरी बात यह है कि जो कुछ भी उस पर प्रहार करने आया, उसे वह क्यों नहीं समझ पाया। सैम खड़ा हुआ और उस दिशा में देखा जहां से वह अभी आया था। वहां एक बड़ी मानव आकृति खड़ी थी जो बर्फ से बनी हुई लग रही थी। सिर्फ इसलिए कि वह बर्फ जैसी दिख रही थी इसका मतलब यह नहीं है कि वह पारदर्शी थी। यह एक अपारदर्शी बर्फीले नीले रंग की बर्फ की मूर्ति की तरह थी। उस प्राणी के लिए यही उपयुक्त वर्णन है। एकमात्र अजीब बात जो इसे मूर्ति जैसा नहीं बनाती है वह है सफेद दाढ़ी और बाल, साथ ही उभरी हुई मांसल छाती। ये जीव कम से कम 8 फुट लंबा है और इसके हाथ में वह पत्थर का डंडा है जिससे सैम को कई दिनों में सबसे साफ वार किया गया था। फ्रॉस्ट जायंट, सैम ने आश्चर्य से कहा। वह इन जीवों के बारे में जानता था। वह पहले भी दिग्गजों के साथ बातचीत कर चुका है। बातचीत से उसका मतलब था कि वह उन्हें हर जगह मार देगा और वह पहले भी फ्रॉस्ट दिग्गजों के साथ बातचीत कर चुका है, हालांकि उसके सामने जो है वह एक अलग प्रजाति का है। ये फ्रॉस्ट जायंट नॉस के दिव्य प्राणियों के वंशजों में से एक है। इन्हें फ्रॉस्ट जायंट भी कहा जाता है क्योंकि इनमें बर्फ की मौलिक ऊर्जा निहित होती है और ये बहुत विशालकाय होते हैं। उनमें आकार बदलने या अन्य कोई क्षमता नहीं होती। इनका असली नाम बेशक जोतनार है। यही नाम वे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये जोतनार बहुत ही लचीली प्रजातियां हैं, खासकर जब वे अपने ही माहौल में हो। सैम ने अपनी बेचैनी को दूर किया और आगे की ओर बढ़ा। जोतना भले ही डरावना हो, लेकिन वह सैम के समान स्तर का है और उसी स्तर पर सैम किसी भी चीज से नहीं डरता। स्वूश! वह हवा में सीटी बजाता हुआ उस विशालकाय व्यक्ति पर मुक्का मारने के लिए तैयार हो गया। तथापि वह उस विशालकाय जानवर के बीच से निकल गया। ऐसा लगा जैसे वह असली नहीं है, वह बस उसके बीच से निकल गया। जब उसका शरीर पूरी तरह से विशालकाय जानवर के बीच से निकल गया तो वह प्राणी पलटा और जल्दी से सैम को पकड़ लिया। उसके पांव, उसने सैम को उल्टा पकड़ रखा था जैसे वह जंगल में पकड़ा गया कोई शिकार हो। बूम! सैम ने उस पर उल्टा लटके हुए स्थान से आग के गोले फेंके। लपटें उस विशालकाय व्यक्ति के ऊपर से उड़ गईं। कोई भी प्रभाव नहीं। उस क्षण सैम ने शिफ्तपूर्वक कहा कि उसने जायंट के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी होगी। बम! उसने सैम को हवा में उछाल दिया और उस पर डंडा पटक दिया, मानो वह उसके साथ बेसबॉल खेल रहा हो। सैम एक चकित भाव के साथ लपटों की दिशा में उड़ गया। वह लगभग जमीन पर गिर गया था, उसी स्थान पर जहां उसकी लपटें थीं। वह बर्फ में बैठ गया और सामने का दृश्य देखने लगा। उसने जमीन पर देखा, बर्फ पर वह बैठा था, ठीक वही जगह जहां सुनहरा आग की लपटें गिर गईं और भौहें सिकोड़ लीं। ये पिघला नहीं, भले ही वह प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सबसे ठंडी जगह में फंस गया हो, भले ही वह जम गया हो। सबसे पुराने ठंडसार के साथ एक बात है जिसके बारे में सैम निश्चित है। सुनहरी लपटें, कोई निशान छोड़ दो। भले ही यह बर्फ की सबसे सघनता हो, फिर भी इसमें कम से कम क्षणिक परिवर्तन तो होगा ही। बर्फ का तापमान, हालांकि यह मामूली बर्फ पिघली भी नहीं थी, ये बस वहां थी। वह इसे महसूस कर सकता था, ये ठंडी थी। लेकिन जब उसने इसे छूने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह कुछ भी नहीं छू रहा है। उसका हाथ उसके अंदर से नहीं गुजरा, लेकिन उसे लगा कि वह शून्य पर मंडरा रहा है। लेकिन जैसे ही वह उस पर बैठा, उसे अपनी पीठ पर बर्फ की ठंडक महसूस हुई। यह अजीब है। जैसे ही जोटना उसके पास पहुंचा, सैम ने आह भरी। उसे तुरंत स्थिति समझ आ गई। ये सब एक भ्रम है और यह सबसे बेहतरीन किस्म का भ्रम है, क्योंकि वह जानता था कि वह एक भ्रम में फंस गया है, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। और यहाँ तक कि बर्फ, चट्टानें और वहां मौजूद वह विशालकाय जैसी भ्रामक चीजें भी, ये सब उसे प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन सैम कुछ नहीं कर सकता। उन्हें इससे निपटने का एकमात्र तरीका है भ्रम को समझना और उसे तोड़ना। हालांकि अजय जोतनार का वर्तमान, जिस पर न तो हमला किया जा सकता है न ही उसे रोका जा सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। सैम खड़ा हुआ और अचानक उसने एक क्लिक की आवाज सुनी। उसने भौहें सिकुड़ी और चारों ओर देखा। तब उसे एहसास हुआ कि जिस बड़ी मुसीबत के बारे में उसने सोचा था वह अभी अभी घटित हुई है। मात्रा दोगुनी हो गई। स्वूश! बम! एक और जोटना एक और पत्थर का डंडा पकड़े हुए उसके पीछे आया और उसने वह वार किया सीधे उसके चेहरे पर। सैम ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा, जो वास्तविक आकाश जैसा लग रहा था। कौन सा पागल आदमी इस तरह के परीक्षण के साथ आया? जो भी हो, सैम का सम्मान उसके पास था। सैम ने हवा में खुद को नियंत्रित किया और आसानी से लैंड किया। उसने अपने शरीर को थोड़ा खींचा और ठीक हो गया। अपनी चोटों को देखा, फिर उसने चारों ओर देखा, जगह को एक बार साफ और ध्यान से देखा। फिर उसने अपने कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया। प्रथम ऊर्जा दृष्टि, वह इसका इस्तेमाल कर सकता था। वह चीजें देख सकता था, हालांकि किसी कारण से वह केवल भ्रम ही देख सकता था। वास्तविकता के रूप में भले ही ऊर्जा दृष्टि, चारों ओर ठंड ऊर्जा है। वह बर्फ देख सकता था,
उस विशालकाय प्राणी से तात्विक ऊर्जा निकल रही थी जो उस पर आक्रमण कर रहा था। हालांकि वह जानता था कि यह बिल्कुल वास्तविक नहीं है, इसलिए यह परेशान करने वाला है। ऊर्जा दृष्टि शायद उतनी नहीं हो सकती जैसा कि उन्होंने शुरू में सोचा था। यह उपयोगी है। सैम ने अपने हाथ बर्फ पर रखे। उन्होंने अवलोकन क्षमता का प्रयोग किया और एक बार फिर उन्हें असफलता ही हाथ लगी। अवलोकन क्षमता के अभाव में वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह शून्य में अपना हाथ हिला रहा हो। सैम पास में चट्टान के साथ। सैम ने आह भरी। अब तक इन दो क्षमताओं ने उसे एक बार भी निराश नहीं किया है। वे हमेशा काम आईं, तब भी जब वे चीजों को वैसे ही नहीं सुलझा पाई जैसी वे थी। उन्होंने कम से कम उसे एक सुराग तो दिया। पहली बार उसे इन क्षमताओं के साथ लगातार असफलताएं मिली। सुरंग एक चीज थी, कम से कम वह ये समझ सकता था कि उसकी क्षमताएं क्यों काम नहीं कर रही थी। लेकिन अब ये सिर्फ निराशाजनक है। सैम के दिमाग में लाखों बातें चल रही थी जब उसने चारों ओर देखा। स्वूश! जैसे ही डंडा उस पर आया, वह जोटनास की ओर देखे बिना ही उछल पड़ा। उन्होंने उसे पीटने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ चकमा देने और आसपास के माहौल को ध्यान से देखने में लगा रहा। वह ये देखने की कोशिश कर रहा है कि कहीं कोई सुराग तो नहीं है। पिछली चुनौती में सुरंगों के अनुक्रम और उनकी उपस्थिति की तरह यहाँ भी कुछ होना चाहिए। फिलहाल वह सभी गतिशील तत्वों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो लगातार आगे बढ़ रहा है वो है सफेद हवाएं। वे बर्फ को अपने साथ ले जा रहे हैं और विशाल धाराओं में बह रहे हैं। वे बर्फ के तूफान की तरह रुक नहीं रहे हैं। फिर ये जोटनार है जो लगातार उस पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा इस स्थान में वास्तव में कोई गतिशील तत्व नहीं है। सैम ने फिर इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। वह बर्फीली जमीन पर ऐसे दौड़ा जैसे वह उसका अपना पिछवाड़ा हो। क्लिक! लगभग 10 मिनट बाद उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और वह एक तरफ हट गया। बर्फ के टीले से एक और जोटना हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर आया। उसने पीछे देखा तो पाया कि पहले दो अभी भी उसकी ओर दौड़ रहे थे। अब एक नया जोटना यहाँ आ गया है। कम से कम उन्हें इस बात की खुशी है कि वे धीमी है। और समय को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगला झटका 10 मिनट बाद आ सकता है। जैसे ही वह एक तरफ हटकर आगे की ओर भागा, उसने देखा कि चाहे वह कितना भी भागे, कुछ भी नहीं बदल रहा है। वहां सिर्फ बर्फ का एक विशाल विस्तार और बीच बीच में चट्टान ही है। उसने निर्णायक रूप से मुड़कर विपरीत दिशा में दौड़ लगा दी। वह जोटने को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया जो उसे एक बार फिर से मारने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम उसे इस समय सफेद हवाओं के खिलाफ नहीं चलना पड़ा। उसका दौड़ना थोड़ा आसान हो गया। जल्द ही वह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां वह उतरा था। चुनौती का मूल बिंदु। यहां पहुंचते ही सैम की भौहें तन गईं। इस जगह में कुछ गड़बड़ है। कम से कम उसे तो ऐसा ही लगा जब वह बाहर गया और वापस आया। वह कुछ पल के लिए रुका, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया। उसने देखा कि बर्फ की ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा उस पर प्रभाव डाल रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखने की अपनी क्षमता का प्रयोग करने का प्रयास किया और एक बार फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह शून्य में खड़ा है। कुछ भी निर्णायक नहीं। अब जाकर सैम को एहसास हुआ कि वह इन दो क्षमताओं पर कितना निर्भर है। हालांकि उसे पता था कि वे काम नहीं करेगी, फिर भी उसने उन्हें आजमाया। उम्मीद थी कि शायद कुछ मिल जाए। उसने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। इस पूरे परीक्षण में एक बात जो वह समझ सकते हैं वह यह है कि भले ही वह आक्रमण न कर सके, लेकिन जोनास की वर्तमान संख्या उनके लिए कोई खतरा नहीं है। वे उससे बहुत धीमे हैं और विस्तार इतना बड़ा है कि वह आसानी से चकमा दे सकता है। वह बिना ज्यादा सोचे समझे सब कुछ ध्यान से देखते हुए सीधा भागा। कुछ देर बाद वह मुड़ा और मूल बिंदु पर वापस आ गया। फिर उसने दायां मोड़ लिया और वही किया, जिसके बाद उसने बाएं हिस्से से भी यही किया। कुछ देर बाद वह मूल स्थान पर वापस आया और बीच में बैठ गया। थप थप तारांकन थप। वह हर तरफ से जोंटार के पैरों के निशान सुन सकता था। अब उनमें से 6 हैं। इसका मतलब है कि सैम को यहाँ आए हुए लगभग 50 मिनट हो चुके हैं और वह बस विशाल बर्फीली भूमि को देखता रहा और इन बेवकूफ जानवरों के हमलों से बचता रहा। स्वूश! वह सीधे हवा में उछला और आने वाले डंडों से बचता हुआ वहां पहुंच गया। जोट्रांस भी हवा में उछले और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। सैम की तुलना में उनका उत्तोलन सबसे अच्छा अनाड़ी है। ऐसा लगता है कि जिसने भी इस परीक्षण को डिजाइन किया है उसके पास कुछ विवेक है। ये जोट्रांस स्पष्ट रूप से कमजोर हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सैम को सचमुच बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। जब सैम टैग का खेल खेलते हुए हवा में उड़ रहा था तो उसने एक और बात देखी। हवा की गति ये बदल गई। वह इसे महसूस कर सकता था। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि चुनौती की शुरुआत में और अब की गति ने उसे वास्तव में इतना परेशान नहीं किया। बर्फ के ढेरों के कारण हवा की गति से होने वाली थोड़ी सी परेशानी के अलावा उसे मौसम से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हालांकि इतना कुछ देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। स्वूश! सैम की पीठ पर पंख दिखाई दिए और उसने जोटने के एक और हमले को चकमा दे दिया। वह इधर उधर घूमते हुए लगातार चकमा देता रहा। उसका ध्यान ज्यादातर मूल बिंदु के ऊपर ही था। जितना ज्यादा वह देखता उतना ही उसे लगता कि वह कुछ स्पष्ट चीजों को मिस कर रहा है। हालांकि इस जगह पर शुरू से ही बहुत सारे तत्व नहीं है। हवा, बर्फ, चट्टानें, विशालकाय। वह क्या भूल रहा होगा? सैम ने पिछले 1 घंटे की यादों को याद करना शुरू किया। उसका मन बार बार उसे लगा कि एक एक करके छवियां उसके सामने आ रही हैं। आगमन, पत्थर की मार, उसके चेहरे पर ठंडी हवा। उसके चेहरे पर ठंडी हवा। क्लिक! सैम को कुछ एहसास हुआ और उसने अपनी आंखें खोल दी। स्वूश! क्लब ने उसके चेहरे पर वार किया। हालांकि इस बार उसने खुद को आसानी से नियंत्रित किया। एक नया जोटना दिखाई दिया। कुल 7। इस मनहूस जगह में 1 घंटा पूरा होने का संकेत। सैम ने जल तत्व की ऊर्जा को प्रवाहित करना शुरू किया और फिर इसे संपीड़ित करके बर्फ तत्व में बदलने की कोशिश की।
उसके पूरे शरीर पर नहीं, केवल उसकी आंखों पर। भले ही यह सही और सबसे प्राकृतिक बर्फ तत्व नहीं है, लेकिन इसने उसे युद्ध में कभी परेशान नहीं किया, इसलिए इसने उसे परेशान नहीं किया। यह तो पता लगाने उसने उस ऊंचाई से ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया। फिर भी उसे वह चित्र नहीं मिल पाया जो वह चाहता था, इसलिए वह और ऊपर उड़ता गया जब तक कि उसे वह चित्र नहीं मिल गया जो वह चाहता था। अब वह इसे देख सकता था। हवा का बहाव, यह एक ऐसी बुनियादी चीज थी जिसे वह भूल गया। जब वह पहली दिशा में सीधे आगे की ओर भागा तो हवा ने उसके चेहरे पर वार किया। जब वह वापस आया तो हवा उसके पीछे थी। ये स्वाभाविक ही था। हालांकि जब वह विपरीत दिशा में भागा तो एक बार फिर हवा उसके चेहरे पर लगी, लेकिन वह नहीं बचा। उस पल अजीब लग रहा है। सैम की घटना तब घटी जब वह दाएं बाएं घूम रहा था। सैम कुछ सत्यापित करना चाहता था। उसने जोटने की पूंछ को अपने पास आने दिया क्योंकि वह तिरछा उड़ रहा था। एक बार फिर हवा उसे मार रही है। पंखों की मदद से वह हवा के सूक्ष्म उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। उसने कई बार दिशा बदली, लेकिन जब तक इसे केंद्रीय क्षेत्र उत्पत्ति के बिंदु से दूर माना जा सकता है, हवा उसके चेहरे पर मार रही है। ये निश्चित रूप से डिजाइन द्वारा है, और हवा की गति हर समय बढ़ती जा रही है। ये स्पष्ट रूप से सैम को प्रतिरोध दे रही है, मानो वह केंद्रीय क्षेत्र में अपना प्रवास कर रहा हो। ये या तो अच्छी बात हो सकती है या बुरी बात। यह एक संकेत हो सकता है, जैसे कि यह कह रहा है कि सैम बाहर निकलने के लिए केंद्र में रहना चाहिए, या फिर यह सैम जैसे विरोधियों के लिए दूर जाना कठिन बनाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि यदि ये दूसरा मामला है तो केंद्रीय क्षेत्र के अलावा हर जगह एक निकास होगा। यदि आप किसी को संरचनाओं पर परीक्षण करना चाहते हैं तो यह मूर्खतापूर्ण है। इसलिए संभवतः इसे पूर्ववर्ती के रूप में सोचना अधिक उपयुक्त होगा। इसका मतलब यह है कि उत्तर केंद्रीय क्षेत्र में होना चाहिए। सैम ने एक बार फिर ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया। उसने बर्फ तत्व की गति को देखा। वह ऊर्जा देख सकता था। हवा की गति बहुत स्पष्ट थी। सैम उस हवा द्वारा लाई गई ऊर्जा से परे देखने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आखिरकार ये प्राकृतिक नहीं है, ताकि हवा सभी दिशाओं से बहे। इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाना चाहिए, और ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है, केंद्र में, केंद्रीय क्षेत्र में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इतने बुनियादी विश्लेषण के लिए 1 घंटा बर्बाद कर दिया। सैम ने मन ही मन सोचा और नीचे चला गया। वह ऊर्जा दृष्टि या अवलोकन का उपयोग करके नीचे नहीं जा सकता। वास्तविक संरचना नोड्स पर स्पष्ट झलक जो इस स्थिति को बना रहे हैं, उसे ढूंढना होगा उन्हें स्वयं। सैम ने ऊर्जा दृष्टि की तीव्रता बढ़ा दी। वो सिर्फ पूरे क्षेत्र की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि उसका ध्यान मुख्य रूप से सफेद हवा पर ही है। जो भी संरचना इस सफेद हवा को हर तरफ से खींच रही है, उसे हवा के भीतर बर्फ तत्व की ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा, और वह सारी ऊर्जा कोर में जमा होनी चाहिए, जहां से वह नोड्स में फैल जाती है। इसलिए वह कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह इसे ऊर्जा दृष्टि से नहीं देख पाया। यह आसपास की बर्फ तत्व ऊर्जा द्वारा छिपाया जा रहा है। सुरंग चुनौती में इस्तेमाल की गई रणनीति के समान ही सैम ने ऊर्जा दृष्टि को निष्क्रिय कर दिया और सोचना शुरू कर दिया। इस दौरान 1 घंटा बहुत बुरा नहीं है। लोकी अकादमी के बुजुर्ग ने अपनी जीभ चिटकाए और सैम की प्रशंसा की। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, ये तो बस कई में से पहला है। बेशक मैंगस ने इसे कमतर आंकने की कोशिश की, लेकिन ये कथन अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने और भी शब्द बोले। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो हवा के पैटर्न को 1 घंटे से भी कम समय में समझ सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इसे 30 मिनट में कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि पहला प्रीलिम्स उनके लिए महज एक संयोग था। संयोग से उनके पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जो चुनौती के लिए उपयुक्त था। अन्य बुजुर्गों ने उसकी ओर देखा। सैम के खिलाफ उनका पक्षपात उनके लिए लगभग निरर्थक है। बेशक वे विवाद और अन्य चीजों के बारे में सब जानते थे। वास्तव में नॉर्स क्षेत्र में थोर अकादमी सबसे बड़ी पीड़ित थी, लेकिन ओलाफ ने सुनिश्चित किया कि उनमें से कोई भी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए सैम के पीछे न पड़े, और यह भी सुनिश्चित किया कि अकादमी की शिकायतों का समय रहते निपटारा कर दिया जाएगा और उनका ध्यान रखना उनका काम है। ये सभी को ये बताने का एक सूक्ष्म तरीका है कि वे उसकी लाइन से बाहर रहें। इसलिए बुजुर्ग ने सब कुछ एक तरफ रख दिया और तटस्थ रुख अपनाया। वह सिर्फ किसी प्रतिभागी के लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए अपने स्तर और गरिमा को नीचे नहीं गिराने जा रहे थे। हालांकि मैंगस इस बात को लेकर पागल है। वह सैम से लड़ने के लिए सबसे पहले जाता है, यहां तक कि उसके मुंह से शब्द भी निकलते ही निकल जाते हैं। सैम के गुस्से को जानते हुए, जैसा कि ज्यादातर लोग जानते हैं, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उससे अपेक्षित था। उसने सबसे घमंडी जवाब देकर मनगुस को चुप करा दिया, और अब ये पागल आदमी सैम को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। यह अच्छी बात है कि वह दूसरों से बहुत आगे है, अन्यथा बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि मनगुस अपनी गंदी चालों से क्या कर सकता था। अन्य बुजुर्गों ने उनकी टिप्पणियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और चर्चा करते रहे। ये सचमुच थोड़ा अजीब है कि हवा के पैटर्न की विषमताओं को समझने में उसे इतना समय लगा। पहली बार में वह जिस तेजी से आगे बढ़ा था, उसे देखते हुए मुझे लगा कि वह यहाँ भी कुछ ही देर में आगे बढ़ जाएगा। उनमें से एक ने टिप्पणी की, अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया, और मुझे नहीं पता कि वह इतना निरीक्षण क्यों कर रहा है। उसे बस हवा के पैटर्न पर ध्यान देना है और हवा की तीव्रता बढ़ने का इंतजार करना है। दोनों मिलकर पहेली को सुलझा लेंगे। तब तक उसे बस जोटनार्स को फंसाने या उनके हमलों को रोकने के लिए संरचनाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। मेरा मतलब है, ये स्पष्ट विकल्प है, लेकिन एक बार फिर मानक प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है। मुझे आश्चर्य है कि वह नोड्स को खोजने के लिए प्रक्रिया को कैसे गति दे सकता है। पहले दौर का जवाब काफी अनोखा था। वह चल रहा है। तभी वे स्क्रीन को देखने के लिए पीछे हटे। सैम ने वास्तव में एक कदम उठाया, हालांकि यह उनकी शुरुआती उम्मीद से अलग था। सैम नीचे उतरा और फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया। ये ऊर्जा एकत्र करने वाले फॉर्मेशन के समान है जो उसने पहले दौर में बनाए थे। हालांकि इसमें कुछ छोटा बदलाव है जो उसने अंतरिक्ष तत्व ऊर्जा के साथ जोड़ा है। सैम ने केंद्रीय बिंदु पर ध्यान
केंद्रित किया और अपनी संरचनाएं वहीं रखी। उसे लगा कि उसके लिए थोड़ी जगह है जहां वह खड़ा हो सकता है और अपने चारों ओर 4 संरचनाएं बना सकता है, आगे पीछे, बाएं और दाएं। वह बीच में खड़ा हो गया और चारों संरचनाओं को सक्रिय करने से पहले स्वयं को उनसे जोड़ लिया। ग्ररम। जब ये संरचनाएं सक्रिय हुई और चमकने लगी तो एक कर्कश गुनगुनाहट की आवाज आए। उस समय सैम के आसपास की हवा की तीव्रता बढ़ने लगी। संरचनाओं ने हवा को केंद्रित करना भी शुरू कर दिया, जिससे सैम के चारों ओर 4 बवंडर पैदा हो गए। पहले तो वे छोटे और धुंधले होते हैं। अगर हवा में फंसी बर्फ न होती तो हवा की मौजूदगी को पहचानना मुश्किल होता। हालांकि हर गुजरते मिनट के साथ तीव्रता और अधिक बढ़ती गई। वे व्यास में मोटे होते गए जब तक कि वे सैम को छूने के लिए पर्याप्त करीब नहीं पहुंच गए और फिर बढ़ना बंद हो गया। उसके बाद से हवा सघन और संकुचित होती गई। आसपास की बर्फ ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, वह भी बवंडर में समा रही थी और सैम ने ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय करने के लिए अपनी आंखें खोली। अब इस समय 10 जोटनार हैं और वे सभी सैम को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे बवंडर से आगे नहीं निकल पा रहे हैं जो दीवार की तरह काम कर रहे हैं। आखिरकार सैम ने भी कुछ खोज लिया। इन जीवों पर हमला किया जा सकता है। वह अकेले ही उन पर हमला नहीं कर सकता, बल्कि उनके खिलाफ लड़ने के लिए उनकी संरचनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें खुशी है कि प्रतियोगिता की कोई आक्रमण न करने की नीति में कुछ छूट थी। शुरुआत में दिग्गजों पर हमला करने की कोशिश करने के लिए उन्हें कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती थी। बम। जब एक विशालकाय ने अपनी पूरी ताकत से बवंडर पर हमला किया तो वह पीछे हट गया और उड़ गया। वह एक बड़ी चट्टान से टकराया और अचंभित होकर इधर उधर देखने लगा। सैम ने अब अपना पूरा ध्यान चारों संरचनाओं पर केंद्रित कर दिया। वह यह महसूस कर सकता था कि संरचनाएं सभी दिशाओं से हवा को जोर जोर से चूस रही हैं। हवा का प्रवाह, जो मूल रूप से चुनौती में अंतर्निहित किसी भी तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता था, अब उसके संरचनाओं द्वारा बलपूर्वक नियंत्रित किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह तंत्र अब ठीक से काम नहीं कर रहा है। और जब संरचनाओं द्वारा खींची गई हवा एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गई तो सैम ने अंततः इसे महसूस किया। कोई अदृश्य शक्ति, कोई ऊर्जा जिसे वह न तो महसूस कर सकता है, न देख सकता है और न ही अपनी ऊर्जा दृष्टि से पहचान सकता है, उसकी संरचनाओं से हवा को चूसने की कोशिश कर रही है। वह सैम से नियंत्रण छीनने की कोशिश कर रहा है। सैम इस पर मुस्कुराया और हवा को और भी सीमित कर दिया। कोई रास्ता नहीं है, वह इसे इतनी आसानी से छोड़ देगा। जैसे ही मिनट बीतते गए एक और जोटना सैम के ठीक पीछे दिखाई दिया और जैसे ही वह आया उसे बवंडर ने दूर फेंक दिया। उसी समय उस ऊर्जा का बल बढ़ गया। ये हवा के प्रवाह को दूर ले जाने के लिए और अधिक प्रयास कर रहा था। ये सभी 4 बवंडरों के साथ हो रहा है और यहाँ तक कि जिस दिशा में बल खींच रहा है वह भी अधिक स्पष्ट हो गया है। सैम ने अब अपनी आंखें बंद कर ली और उसने ध्यान से देखा बर्फ तत्व ऊर्जा जो बवंडर में घूम रही है। पहले चुनौती क्षेत्र गठन का इस पर पूरा नियंत्रण था और इसे छिपाने के लिए बर्फ तत्व ऊर्जा को घेर लिया जाता था। अब सैम के पास संरचनाओं में परिचालित ऊर्जा पर नियंत्रण है और वह आसानी से निरीक्षण कर सकता है वह किस दिशा में जा रहा है। 1, 5, 16, 24। सैम ने गिनती की कि बल कितनी दिशाओं से खींच रहा है और धीरे धीरे थोड़ा कम कर दिया। बस थोड़ी मात्रा में नियंत्रण छोड़ दिया गया। संरचनाओं से ऊर्जा कई दिशाओं में प्रवाहित होने लगी। सैम ने अपनी चेतना को विभाजित किया और ऊर्जा के परीक्षणों का अनुसरण किया। जल्द ही हर परीक्षण अलग अलग बिंदुओं पर रुक गया। वे सभी बस पर्यावरण में विलीन हो गए। जब सभी पगडंडियां लुप्त हो गईं, तो पवन धाराओं ने उन पगडंडियों का अनुसरण करते हुए नए रास्ते बना लिए और वे सभी उसी दिशा में आगे बढ़ गईं। सैम ने मन ही मन दिशा निर्देश चिन्हित कर लिए और उन बिंदुओं का पता लगा लिया जहां परीक्षण गायब हो गए थे। वे नोड्स हैं। हालांकि वह ये नहीं जानता कि ये नोड किस प्रकार जुड़े हुए हैं और इनमें किस प्रकार की ऊर्जा है। उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो सभी दिशाओं से हवा की धाराओं को एकत्रित करता है। निर्देशों के अनुसार सैम जानता था कि इससे कैसे निपटना है। सैम बवंडर से उड़कर पहले नोड पर गया। उसने एक जाल संरचना बनाई जो कि इसी प्रकार की थी जिसे उसने पहले राउंड में रखा था। स्वूश। उस पर एक डंडा घुमाया गया। वह चकमा देने लगा और डंडा जाल पर जा गिरा। बूम। ये नष्ट हो गया था। गड़गड़ाहट। विस्फोट से जमीन कांप उठी। जोतना टूटे पतन की तरह उड़ गया। सैम, वह जानता था कि वह सफल हो गया है। उसने एक नोड नष्ट कर दिया। अब बस कुछ और ही बाकी है। बूम बूम बूम। एक के बाद एक नोड्स कुछ ही मिनटों में गिर गए। सैम तेज और सटीक है। 5 मिनट बाद अधिक नोड्स टूटे हुए गठन ने ऊर्जा नेटवर्क को प्रकट किया जो पहले से ही टूटा हुआ था। बेतहाशा उतार चढ़ाव। तब सैम को भ्रम में गड़बड़ियां नजर आईं। सैम पर जो जोटना फेंका गया था वह टिमटिमा कर अपने आप में सिमट गया। सैम चट्टानों और बर्फ और ठंडे भूरे फर्श के कुछ हिस्से दिखाई दिए। बूम। एक और नोड और बस। स्वूश जूम। अजीब सी आवाजें आने लगी। उसके बाद सैम ने खुद को एक बड़े भूरे रंग के कमरे में पाया जिसमें एक कमरे के अलावा कुछ भी नहीं था। इसमें सीढ़ी है। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और अगली मंजिल पर पहुंच गया और उसे नहीं पता क्यों और कब, मानो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने खुद को एक बंजर भूमि पर पाया। ये रेगिस्तान जैसा लग रहा था, लेकिन सादे रेत के बजाय काफी ठोस जमीन से, साथ ही दूर अतीत में मौजूद कुछ जीवन के संकेतों से उसने सोचा कि बंजर भूमि अधिक उपयुक्त शब्द हो सकता है। उज्ज्वल सूरज जो ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके ठीक बगल में है और उसे एक क्षण में प्यास लगने का एहसास हुआ। तारांकन GRRR। पीछे से गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। कैट। सैम ने आगे छलांग लगाए और चूक गया। कुछ ऐसा था जो साफ और तेजी से काटने के लिए तैयार था। वह मुश्किल से बच निकला। उसने पीछे मुड़कर एक बड़े जीव को देखा जो वाइवन जैसा दिख रहा था, सिवाय इसके कि उसके पंख नहीं थे। स्वूश 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 स्वूश। सैम को बस इतना ही सुनाई दे रहा था क्योंकि वह अपने आसपास के जीवों के हमलों से बच रहा था। वे जीव बिल्कुल वाइवन जैसे दिखते थे, सिवाय पंखों के जो बहुत तेज थे। उनकी गति लगभग रॉक के बराबर थी, जो कोई छोटी बात नहीं है।
सैम को इस बंजर भूमि की पहेली को सुलझाने के लिए लगातार संलग्न अवस्था में रहना पड़ा। वर्तमान परीक्षण पिछले हिमभूमि के समान है जिसका उसने अनुभव किया था। पर्यावरण, गतिशील तत्वों और प्राणियों को छोड़कर परीक्षण का मुख्य विषय वही रहा। सैम इन प्राणियों पर हमला नहीं कर सकता, वह बिना किसी संरचना के पर्यावरण के साथ सीधे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वह केवल संरचनाओं के माध्यम से इसमें संलग्न हो सकता है। अभी मुख्य अंतर गतिशील तत्व का भी नहीं है, क्योंकि सैम ने महसूस किया कि इस क्षेत्र में सूर्य की तीव्रता ही पैटर्न को छिपाती है। ये हवा के पैटर्न को पहचानने से ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल हिस्सा इन जीवों के स्पॉन समय का है जिसे वह स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाया। ये जीव हर 7 मिनट में स्पॉन करते हैं और सैम पहले ही इस जगह पर 35 मिनट बिता चुका है। कुल 6 जीव उस पर हमला कर रहे हैं। एक बार फिर सैम ने सिर्फ चकमा देने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि चूंकि उसने गतिशील तत्व को जल्दी से पहचान लिया था, इसलिए पैटर्न को पहचानने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने आंशिक प्रकाश संलयन का प्रयोग किया, जीवों को मात दी और नोड्स को स्थापित किया। 35वें मिनट तक वह लगभग 1/3 नोड्स पर काम कर चुका था। 40 मिनट तक क्रैक बूम। 7वें प्राणी के आने से पहले ही अंतिम नोड फट गया। वातावरण विलीन हो गया और परिचित खाली ग्रे कमरा सामने आ गया। उसने सीढ़ियों की ओर देखा और ऊपर चला गया। सैम को अपने बारे में थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। पहले वाले को 1.5 घंटे से ज्यादा समय लगा था, अब उसने समय आधा कर दिया है। उसे इस सुधार को जारी रखने की जरूरत है ताकि वह इस दौर को जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। जब सैम अगले दौर के करीब पहुंचा, जो विशाल समुद्र के बीच में था जहां जमीन या दूसरे जीव नजर नहीं आ रहे थे, तो बुजुर्ग जांच कर रहे थे कि क्या परीक्षण ठीक से काम कर रहे हैं। इस आदमी के लिए पहला राउंड जल्दी खत्म करना एक बात है, लेकिन दूसरे राउंड में क्या हो रहा है? वह इतना तेज कैसे हो सकता है? वह भी मल्टीलेड फॉर्मेशन है, नोड्स मध्य हवा में भी स्थित है। उसने उन्हें कैसे पहचाना और उन्हें इस तरह से नष्ट कर दिया? मेंडस ने लोकी अकादमी के बुजुर्ग से प्रश्न किया। उसकी आंखों में कुछ संदेह साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसने सीधे उस आदमी पर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि अगर वह गलत हुआ तो क्या होगा, और उसे लगता था कि शायद वह गलत है। बाकी लोग चुप रहे, हालांकि उनके मन में भी ऐसे ही विचार आ रहे हैं। उनका मानना था कि सैम ने पहले राउंड में लगभग 1 घंटा लिया, जो वाकई एक अच्छा समय था। न तो ये बहुत तेज था और न ही बहुत धीमा। ये समय उनकी उम्मीदों के मुताबिक था, जिससे उन्हें इसे पचाने में आसानी हुई। हालांकि जिस तरह से उन्होंने फॉर्मेशन को तोड़ा, वह परेशान करने वाला है। इन सभी वर्षों में फॉर्मेशन प्रतियोगिता का आयोजन केवल एक ही उद्देश्य से किया गया है। वह है छात्रों में से सर्वश्रेष्ठ फॉर्मेशन मास्टर्स को प्रतियोगिता में सबसे अलग खड़ा करना, उनकी विशेषज्ञता के लिए उन्हें पुरस्कृत करना। इसलिए हर परीक्षा को एक फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए आवश्यक कौशल का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। बच्चे आमतौर पर सभी समस्याओं के लिए एक ही दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे हमेशा फॉर्मेशन की पहचान करने, नोड्स का पता लगाने, इसके ऊर्जा नेटवर्क को समझने और इसे फैलाने की कोशिश करते हैं। चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न हो, वे कभी भी संरचना को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास नहीं करते। यह उन संभावनाओं की सूची में भी नहीं है जिन पर वे आमतौर पर विचार करते हैं, क्योंकि यह उपाय बहुत कठोर है और बहुत जोखिम भरा है। क्योंकि हर कोई जानता है कि आधे अधूरे ज्ञान के साथ नोड्स के साथ खिलवाड़ करना मौत को दावत देने के समान है। फॉर्मेशन के साथ साथ खुद को नष्ट करने की बहुत संभावना है, खास तौर पर जब बात उस स्तर के फॉर्मेशन की हो। हालांकि सैम इस बात को लेकर आश्वस्त है। ऐसा लगता है जैसे जैसे उन्होंने जैसे ही इसकी जानकारी प्राप्त की, उन्हें इसकी पूरी जानकारी हो गई। एक तरह से वे सही हैं। सैम के लिए यह पहली बार हो सकता है, लेकिन वह उनसे पूरी तरह अपरिचित नहीं है। वास्तव में वे सिद्धांत रूप में सिमुलेशन संरचनाओं के बहुत करीब हैं। और सैम शर्त लगा सकता है कि पूरे अकादमिक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इतने सारे संरचनाओं का उपयोग नहीं करता जितना उसने किया। एक बार जब उन्होंने ऊर्जा नोड स्थान, उनके ऊर्जा नेटवर्क के बारे में कुछ समझ लिया, तो वे आसानी से रिक्त स्थान भरने में सफल रहे। जब बुजुर्ग लोग तीसरी मंजिल पर सैम के प्रदर्शन को ध्यान से देख रहे थे, तब सैम स्वयं पानी में एक फिसलन भरे लोच की तरह व्यवहार कर रहा था। जीवों के स्पॉन का समय बदलकर 5 मिनट हो गया है। 5 शार्क प्रकार के जानवर उसे चीरने की कोशिश कर रहे हैं। सैम ने एक बार फिर केवल अपनी चपलता पर भरोसा किया। उसने ऊर्जा नेटवर्क का पता लगाया और अपना खुद का गठन स्थापित करना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने प्रत्येक नोड पर जाल निर्माण नहीं किया, क्योंकि निर्माण नोड्स और पहेली के ऊर्जा नेटवर्क ने इसे सामान्य गुंबद के बजाय एक अद्वितीय गोलाकार संरचना दी। संरचना इससे एक अतिरिक्त जटिलता जुड़ जाती है जो पहले नहीं थी। इसलिए सैम ने इसे एक बार में ही नष्ट करने का फैसला किया और यह आसान हो गया। वह केंद्र में खड़ा था और सबसे पहले उसने एक अवरोध संरचना बनाई जिसमें वह केंद्र था। वह शक्ति का स्रोत था और ऊर्जा के गोले नोड्स थे। शार्क उसे काट रहे थे और अवरोध पर टूट रहे थे ताकि उसे नष्ट कर सके। फिर उससे और अधिक ऊर्जा के गोले निकलने लगे। वे अलग अलग दिशाओं में नोड्स की ओर चले गए। जब वे नोड पर पहुंचे, स्थानों पर गठन जुड़ा हुआ था। इस बीच सैम की बाधा संरचना की चमक बढ़ती जा रही है। यह अधिक से अधिक चमक रहा है, मानो वह चार्ज हो रहा हो। बूम! सैम के चारों ओर क्षणिक शून्यता पैदा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली विस्फोट के साथ अवरोध संरचना फट गई। फिर विस्फोटक तरंग ने सभी नोड्स को एक साथ मारा, जिससे अवरोध संरचना फट गई। एक ही प्रहार में पूरी संरचना ध्वस्त हो गई। सैम ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर खुद को भूरे रंग के कमरे में पाया। करीब 40 मिनट। दूसरे और तीसरे के बीच ज्यादा सुधार नहीं हुआ, लेकिन यह कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चौथे में कदम रखा। मैग्मा और ज्वालामुखियों का एक शब्द, कुछ उड़ने वाले जानवर उस पर चारों ओर से हमला कर रहे हैं। ... 30 मिनट बाद क्रैक क्रैक क्रैश। क्षेत्र में कई ज्वालामुखी ध्वस्त हो गए और भ्रम दूर हो गया। अब 10 मिनट को एक अच्छा सुधार माना जा सकता है। वह 5वें ग्रह में प्रवेश कर गया है और इस बार वह आकाश में मंडरा रहा है। योजक चिन्ह। हर मंजिल पर चढ़ने के साथ उसकी गति क्यों बढ़ती जा रही है? आखिर क्या गड़बड़ है?
उसे मेंडस अपने दांत पीस रहा है क्योंकि वह सैम को पूरी जगह से गुजरते हुए देख रहा है। अब तक केवल मुट्ठी भर अन्य छात्र ही सुरंगों को पार करने में कामयाब रहे और उनमें से केवल कुछ ही बच पाए हैं। वे बर्फीले क्षेत्र से होकर गुजरने के लिए जा रहे थे। लानत है, मेंडस ने सैम की ओर देखते हुए गाली दी। अन्य बुजुर्ग उसकी इस बात से और भी अधिक आश्चर्यचकित हुए। विस्फोट। उनकी निगाहों को अनदेखा करते हुए मेंडस मूल्यांकन कक्ष से बाहर चला गया। अन्य बुजुर्ग बातचीत करने लगे। आपको क्या लगता है कि उसे इसे तोड़ने में कितना समय लगेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार यह आसान होगा। इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा, कम से कम घंटे, केवल कुछ घंटे। ... जबकि उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि सैम को संरचना को तोड़ने में कितना समय लगेगा, सैम अनुभव कर रहा है गठन भ्रम। जब वह आकाश में दिखाई दिया तो उसने सोचा कि इस बार उसका सामना किसी प्रकार के विमानन प्राणी से होगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सैम को नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा था। वहां कोई अचानक हमला नहीं था, कोई अमूर्त जानवर नहीं था, कोई भी गतिशील तत्व नहीं था जिसे वह देख सकता था। हवा स्थिर थी, सूरज अदृश्य था और बादल बस वहां हैं। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। अचानक उसने चारों ओर देखा, उसे सिर में झटका सा महसूस हुआ। सिर में तेज दर्द हुआ और उसकी आंखों के सामने ही बादल और नीला आसमान विकृत हो गया। आसपास का माहौल बदल गया और वह कमरे में है। उसने अपने आप को देखा। उन्होंने अपनी सामान्य पोशाक नहीं पहनी है, वास्तव में उन्होंने कोई टॉप भी नहीं पहना है। छाती खुली है और वह खुद पर निशान देख सकता था, लेकिन वे बहुत कम परिचित हैं और इस समय उसे बहुत दूर लगते हैं। हालांकि उनमें एक अवर्णनीय परिचितता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह उतना लंबा नहीं है, उतना मजबूत नहीं है और वह निश्चित रूप से वही सैम नहीं है जो भ्रम के टॉवर में प्रवेश किया था। उसने अपने दिल की धड़कन महसूस की। वह उसे ढोल की तरह सुन सकता था। चरमराहट। तभी एक दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी और सैम को आखिरकार कुछ दिखाई दिया। यद्यपि बमुश्किल, उस धुंधली अवस्था में वह आईने में अपनी एक झलक देखने में कामयाब रहा। उसने एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा देखा। ये वही था, वर्तमान का नहीं, अतीत का, पिछले जन्म का। ये तब की बात है जब वह सिर्फ 8 साल का था और उसे तुरंत पता चल गया कि उस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है। सैम को अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ। वह इसे महसूस कर सकता था, वह डर जो उसकी आत्मा में समाया हुआ था। वह डर जिसने उसे राक्षस में बदलने में भूमिका निभाई। हालांकि यह डर सिर्फ एक पल के लिए ही रहा। कंपी थरथराने में बदल गई। डर की नहीं, बल्कि गुस्से और क्रोध की एक थरथराहट। अपने पिछले जीवन में जिस बात का उसे अफसोस था वही ये थी कि वह इसका बदला नहीं ले पाया। जिन लोगों ने उसे इस स्थिति में डाला वे उसके ही हाथों मारे गए। उसने उन्हें जहर दे दिया। हालांकि उसने उन्हें उस इरादे से नहीं मारा था। वह अपने गुस्से को व्यक्त नहीं कर पाया। अब उसका गुस्सा और भड़क रहा है। हालांकि सिर्फ यही बात उसे गुस्सा नहीं दिला रही है, बल्कि कोई और चीज, कोई और है जो उसके गुस्से का निशाना है। खूनी परीक्षण। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा है। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उनकी हिम्मत कैसे हुई उनकी सबसे गहरी और अंधकार में यादों को टटोलने की और उसे अब भड़काने की? सैम के कांपते गुस्से ने उसके दिमाग को और भी साफ कर दिया। उसने खुद को इस विचार से पूरी तरह अलग कर लिया। उस याद के साथ आया क्षणिक डर और चिंता गायब हो गई और उसके साथ ही उसके आसपास का भ्रम भी खत्म हो गया। सैम ने स्वयं को उसी आकाश में पाया। उसके आसपास अभी भी कुछ नहीं है, फिर भी वह अनुमान लगा सकता है कि यहाँ क्या हुआ था। ये किसी आत्मा का हमला हो सकता है। दूसरा पक्ष कोई भूत या कोई भ्रष्ट आत्मा हो सकता है। ऐसी ही किसी चीज ने उस पर हमला किया है। उसका मन। तथ्य यह है कि वह इसे समझ नहीं सका, इसका एहसास नहीं कर सका या इससे जुड़ नहीं सका, जिससे उसके लिए इस स्थिति से निपटना आसान हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके पास इसके खिलाफ कोई उपाय नहीं था। सैम के शरीर में मृत्यु ऊर्जा उमड़ पड़ी। आंशिक समलन अवस्था ने उसे ऐसा बना दिया जैसे वह सीधे नरक से निकलकर आया हो। उसने अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से मजबूत कर लिया। बस फिर एक बार हमला हुआ उसके दिमाग पर, लेकिन इस बार भूत, आत्मा या जो भी हो, उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह उसे भेद सके। उसके शरीर से निकले भूत प्रेत चारों ओर फैल गए। सैकड़ों की संख्या में वे उसके चारों ओर एक बड़े दायरे में फैल गए। पिछले सभी राउंड से उन्होंने एक बात नोटिस की, फॉर्मेशन नोड्स उनके द्वारा स्पॉन किए गए क्षेत्र से एक निश्चित त्रिज्या के भीतर हैं। चाहे संरचना गुंबद, गोलाकार या कुछ और हो, वे हमेशा एक निश्चित त्रिज्या के भीतर थे। सैम ने भूतों को चारों ओर फैला दिया और उन्हें उसी दायरे में घेर लिया। वे सभी ऊर्जा इकट्ठा करने लगे। उनकी मृत्यु ऊर्जा भी जाग उठी और जल्द ही उनके शरीर से ऊर्जा रेखाएं फैलने लगी। वे नोड्स के रूप में कार्य कर रहे हैं और बहुत तेज गति से नेटवर्क का निर्माण हो रहा है। सैम ने इसके केंद्र के रूप में काम किया। उसे गतिशील तत्वों को खोजने की परवाह नहीं थी, उसे संरचना पहेली के मूल को खोजने की परवाह नहीं थी। वह बस वहां खड़ा था और अपना खुद का गठन कर रहा था। जल्द ही सभी भूतों से एक हल्का भूरा रंग निकला। संरचना पूरी तरह से उससे भर गई थी और उस ग्रे रंग के भीतर सैम 2 आकृतियों को देखने में कामयाब रहा जो पहले अदृश्य थे। उनका दुस्साहस। वे तो उसके ठीक बगल में हैं। चीख चीख। गठन ने कार्य किया। सभी भूतों ने इस संरचना का उपयोग किया और इन भूतों से ऊर्जा चूसना शुरू कर दिया। भूत प्रेत ऐसे अजीबोगरीब जीव होते हैं, उनके पास सहज सोच के अलावा कोई संज्ञानात्मक कौशल नहीं होता, लेकिन वे अन्य सभी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे दूसरों पर हमला करते समय खुशी, जब उनका शिकार विरोध करता है तो गुस्सा, और जब वे अंततः शिकार बन जाते हैं तो दर्द और डर। अभी सैम ने उन्हें चिल्लाते हुए देखा। उसे पहेली से कोई मतलब नहीं था, उसे प्रतियोगिता से कोई मतलब नहीं था। वह बस एक क्षण के लिए बाहर निकलना चाहता था और भूत प्रेत इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। चीख। अगले 3 मिनट के भीतर ही एक और भूत हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वह गठन के दायरे में आ गया और आते ही चीखने लगा। उसके पास सैम पर हमला करने या हमला करने का इरादा जताने का भी समय नहीं था। सैम ने भूतों को दर्द से चीखने दिया। ये देखकर बुजुर्ग लोग अचंभित रह गए।
उसने इतनी जल्दी अपना भ्रम तोड़ दिया। क्या ये वाकई ठीक से काम कर रहा है? कोई अपनी सबसे गहरी यादों से इतनी जल्दी कैसे बच सकता है? एक बुजुर्ग ने कांपते हुए स्वर में कहा। दूसरा इतना स्तब्ध था कि बोल भी नहीं पा रहा था। लोकी अकादमी के बुजुर्ग ने स्थिति को देखा और चुप हो गए। मुझे नहीं पता कि उसने क्या याद किया, लेकिन निश्चित रूप से इससे वह बहुत अधिक उत्तेजित हो गया। वह परीक्षा पूरी करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, वह सिर्फ अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भूतों को बाहर निकालना ही कुंजी है। मुझे पता है, इस दौर का पूरा उद्देश्य उन्हें सहनशील बनाना है। उन्हें भूतों को इतने लंबे समय तक सहन करना होगा कि पर्याप्त भूत पैदा हो सके। एक बार जब वे पर्याप्त हो जाते हैं तो वे खुद को नोड्स के रूप में प्रकट करेंगे। यदि वे अपनी मानसिक ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर सकते हैं और इन अंधेरे यादों के हमले के तहत टूटने से बचने के लिए पर्याप्त सहन कर सकते हैं, तो वे इस पहेली को तोड़ने और भ्रम टॉवर के अंतिम चरण में जाने के लिए संरचना का निर्माण करने में सक्षम होंगे। लेकिन यह आदमी, मुझे तो इस प्रतियोगिता का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या वह सचमुच दूसरी कक्षा में आया है? दूसरी कक्षा के बच्चे आखिर क्या कोशिश कर रहे हैं? लोकी अकादमी के बड़े ने इसकी बेतुकी बात को विस्तार से बताया। विश्वकर्मा अकादमी के बच्चे और हिल अकादमी का बच्चा वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका समय उन सभी दूसरे ग्रेड के बच्चों से बेहतर है जिन्होंने पहले इल्यूजन टॉवर पर चढ़ने का प्रयास किया था। यदि यह राक्षस यहाँ नहीं होता तो वे बहुत चमकते। उन्होंने बस सुर्खियां बटोर ली। उनकी जान लेने की कोशिशें बिना किसी कारण के की जा रही हैं। मैंने सुना है कि कल उन पर बार बार हमला किया गया। ऐसा लगता है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों ने उन्हें पहले ही निशाना बना दिया है। बेशक उनकी पहचान ही ज्यादा मदद नहीं करती। जब वे चर्चा कर रहे थे, 3 मिनट बाद चौथा भूत आया और 3 मिनट बाद 5वां भूत आया। उस पल सभी भूत चमकने लगे। सैम ने तुरंत इसे महसूस कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे बुजुर्ग ने अपने साथी बुजुर्ग को समझाया था। भूत उस संरचना के नोड हैं जिनका उपयोग सैम को बाहर निकलने के लिए करना होगा। ये केवल सामान्य नोड्स नहीं हैं, बल्कि ये स्वयं भी अधूरी संरचनाएं हैं जिनकी अपनी जटिल संरचनाएं हैं। सभी भूतों को मिलाकर और नेटवर्क को खत्म करके वे प्राप्त करने के लिए गठन बनाएंगे। यहाँ से बाहर सैम ने उनकी संरचना को देखा। वह उन्हें थोड़ा और कष्ट देना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि अपने गुस्से को सिर्फ औजारों पर निकालना ठीक नहीं होगा। उन लोगों का क्या होगा जो, क्या इन उपकरणों का उपयोग करने वाले लोग उन्हें कोई संदेश नहीं देते? उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। तब तक उन्हें इसे थोड़ा दबाना होगा। संरचना को देखने के बाद सैम के 4 भूत आगे बढ़ गए। वे संरचना से बाहर निकल गए और उसके पास आए। सैम ने उनके शरीर को बदलना शुरू कर दिया। उसने ऊर्जा को बलपूर्वक इंजेक्ट किया और उनकी संरचनाओं को पूरी तरह से बदल दिया। अगले ही पल संरचना के बल का उपयोग करते हुए उसने इस भ्रम के भूतों को उनके विशिष्ट स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग अचानक उठ खड़े हुए। क्या बकवास है? उनमें से एक चिल्लाया। सैम ने इन भूतों को बलपूर्वक उनके स्थानों पर रख दिया और अपने भूतों का उपयोग करके उन्हें नष्ट कर दिया। इस स्थान से बाहर निकलने के लिए गठन समाप्त करें। ऊर्जा स्रोत के लिए उसने अपनी खुद की ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उसे पहेली की ऊर्जा की परवाह नहीं थी। उसने बस अपना इस्तेमाल किया और इस जगह से बाहर निकल गया। यह आदमी बहुत पागल है। ये संरचना, ये तो शिखर चरण की ऊर्जा भी खा जाती है। दूसरी कक्षा का छात्र पूरी तरह से सूखा है। सैम ने इल्यूजन टॉवर के उस चरण से बचकर निकलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उस चरण में मूल रूप से न्यूनतम समय था, क्योंकि वहां से निकलने के लिए कम से कम 9 भूतों की आवश्यकता होती है। लेकिन सैम 9 बजे तक इंतजार नहीं किया गया। 5 उत्पन्न हुए और बाकी को भरने के लिए उसने अपने स्वयं के स्पेक्ट्रस का उपयोग किया। सैम जल्दी से उस क्षेत्र से बाहर निकल गया और खुद को दूसरे ग्रे हॉल में पाया। हालांकि इस बार ये सिर्फ एक खाली हॉल नहीं है जिसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ दर्जनों दर्पण हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कोनों पर रखे गए हैं। जैसे ही सैम वहां आया, उसका प्रतिबिंब विभिन्न कोनों से उन शीशों पर दिखाई देने लगा। सैम ने भौहें सिकुड़कर उन्हें देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या करे। कम से कम सुरंग पहेली में उसे पता था कि उसे चलना है, अगले स्तरों में उसे पता था कि उसे जीवों से निपटना है और मंजिलों पर चढ़ना है, लेकिन अब उसे नहीं पता कि क्या करना है। एकमात्र अजीब बात यह है कि इतने सारे दर्पण होने के बावजूद उनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से और सीधे उसके सामने नहीं है। इसलिए किसी भी दर्पण पर उसका कोई सीधा प्रतिबिंब नहीं है। वह सबसे नजदीक वाले दर्पण के पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया। वह अपनी छवि को दिन की तरह साफ देख सकता था। फिर वह मुड़ा और कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह ये जानता था, स्वूश, एक आग का गोला उसकी ओर उड़ाया। वह प्रतिबिंब जो उसने पहले दर्पण में देखा था, दोनों हाथों से उसे उठाए हुए दर्पण से बाहर निकल रहा है। सुनहरे आग के गोले, थप 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 थप। सैम के पैरों के निशान हॉल में गूंज रहे हैं। दर्पण चमक रहे हैं और पीछे से सुनहरी लपटें उसकी ओर आ रही हैं। दर्पण में से निकला प्रतिबिंब उसका पीछा कर रहा है। नियमों के अनुसार सैम हमला नहीं कर सकता। भले ही उसने बर्फीले इलाके में सहजता से हमला किया था, लेकिन वह अपनी किस्मत को फिर से आजमाना नहीं चाहता था और अभी अयोग्य घोषित नहीं होना चाहता था। बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला प्रतिबिंब इसका पूरा फायदा उठा रहा है। सैम दौड़ते हुए आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था। अन्य दौरों की तरह उसकी अवलोकन क्षमता और उसकी ऊर्जा दृष्टि पर कई प्रतिबंध हैं। वह उनका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में असमर्थ है, इसलिए उसे भागते समय जानकारी एकत्र करनी पड़ी। पफ, कुछ मिनट तक दौड़ने के बाद सैम अपनी छाया क्षमता के कारण काले धुएं के गुबार में गायब हो गया। प्रतिबिंब एक क्षण के लिए रुक गया। अगले ही क्षण उसने पलटकर आग का गोला एक निश्चित दिशा में फेंक दिया। स्वूश, सैम जो दर्पण की छाया में छिपा हुआ था, उसने हमले को चकमा दिया। आग का गोला जाकर दर्पण से टकराया। दुर्घटना, दर्पण तुरंत टूट गया और अगले ही पल सैम को लगा कि एक चमक ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। जब उसे अपनी दृष्टि वापस मिली तो वह वहीं खड़ा था जहां वह पहली बार दिखाई दिया था। उसे बहुत पसीना आ रहा है।
उसने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कहीं वह प्रतिबिंब वहां फिर से तो नहीं है, और फिर उसने दर्पण की ओर देखा जो आग के गोले के कारण फट गया था। दर्पण वही है, उस पर हमले का कोई निशान नहीं है, यहाँ तक कि उस पर खरोंच तक नहीं है। वह सावधानी से आगे बढ़ा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका प्रतिबिंब पूरी तरह से और सीधे दर्पण में दिखाई न दे। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपने आंशिक प्रतिबिंबों में से किसी से भी आंख नहीं मिलाई। वह धीरे धीरे पहले दर्पण के पास गया जिसने प्रतिबिंब को बाहर प्रक्षेपित किया। वह स्थान जहां से उसका ज्वलन पागल संस्करण सामने आया। वह ज्यादा सुरक्षित महसूस करने के लिए नीचे झुका और अपना हाथ उस पर रख दिया। उसकी ऊर्जा उसमें प्रवाहित हुई और वह वहां था, वह उसे महसूस कर सकता था। दर्पण वास्तव में दर्पण नहीं है, यह एक संरचना है। यह एक संरचना है जो दर्पण के फ्रेम पर बनाई गई थी। यह सैम के एक पहलू को प्रकट करता है और उसे पकड़ता है। कम से कम उस संक्षिप्त क्षण में विश्लेषण करके उन्होंने यही समझा। हालांकि ये सवाल कि प्रतिबिंब दर्पण से बाहर कैसे आया, सैम को नहीं पता। ये हॉल के चारों ओर बनाए गए बहुत बड़े, विशाल और अधिक जटिल ढांचे की भूमिका हो सकती है। सैम ने एक संरचना को निष्क्रिय करने के लिए कुछ नोड्स को तोड़ने की कोशिश की। दरार, पहला वाला ठीक रहा, क्रैक दूसरे ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, दर्पण पर एक दरार दिखाई दी और अगले ही पल सैम ने फिर से फ्लैश महसूस किया। वह एक बार फिर केंद्र में प्रकट हुआ और इस बार उसने कुछ महसूस किया। उसकी कुल आध्यात्मिक ऊर्जा का लगभग 5% गायब हो गया था। वह इसे महसूस कर सकता था। जब उसने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की तो वह नहीं कर सका। उसने ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए एक ऊर्जा कैप्सूल निकाला, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। रिकवरी पोशन भी काम नहीं आया। किसी अनियंत्रित शक्ति ने पोशन से निकलने वाली सारी ऊर्जा को दबा दिया और उसे उसके पेट के अंदर जमा कर दिया। यह थोड़ा भारी और अजीब लग रहा था, जिससे उसे असहजता महसूस हो रही थी। सैम ने खुद को तरल ऊर्जा कैप्सूल में से एक को निगलने से रोक लिया। यह इस बिंदु पर आत्मा विनाश के बराबर होगा। कम से कम इससे उसे दो बातें समझ में आईं। अगर वह दर्पण के निर्माण को तोड़ने की कोशिश करता है, या अगर वह दर्पण को तोड़ देता है, तो वह मूल स्थान पर वापस आ जाएगा, सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा और वह अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा खो देगा। और यदि वह कई बार गलतियां करेगा तो उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और वह परीक्षा में पूरी तरह असफल हो जाएगा। यदि वह स्वयं को प्रतिबिंब में देखता है तो प्रतिबिंब दर्पण से बाहर निकलकर उस पर आक्रमण कर देगा। एक बार फिर पिछले पैटर्न का पालन करते हुए सैम का मानना था कि इसका उत्तर गतिशील तत्वों में निहित है और एकमात्र गतिशील तत्व प्रतिबिंब है। कुछ चिंतन के बाद उसने बस इसके साथ जोखिम लेने का फैसला किया। वह पुनः उसी दर्पण के पास गया और अपने प्रतिबिंब को देखने लगा। आंखें मिलने के बाद वह पीछे नहीं हटा या बगल की ओर नहीं देखा। इसके बजाय ऊर्जा के गोले उसके शरीर से निकल गए और जमीन में धंस गए, जिससे एक संरचना बन गई। ये संरचना एक पल में पूरी हो गई। वह कुछ कदम पीछे हट गया, जबकि वह अभी भी प्रतिबिंब को देख रहा था। उसने देखा कि प्रतिबिंब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसे छोटा होना चाहिए था, 2 कदम पीछे भी जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ सेकंड बाद वह शीशे से बाहर आ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके हाथों में सुनहरी लपटें उभर आईं। क्लच, संरचना सक्रिय हो जाती है और प्रतिबिंब को पकड़ लिया जाता है। संरचना के भीतर से ऊर्जा से बनी रस्सियां प्रकट हुई और प्रतिबिंब को घेर लिया। सैम एक छाया की तरह चमका, प्रतिबिंब से बचता हुआ और फिर से दर्पण के सामने आ गया। अब उसे उसमें अपना प्रतिबिंब भी नहीं दिख रहा था। उसने एक बार फिर फ्रेम पर हाथ रखा ताकि उसकी स्थिति का पता लगा सके। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दर्पण फ्रेम के निर्माण में बदलाव आया है। पहले पूरा निर्माण अब अधूरा दिखाई देता है, जिससे नेटवर्क में एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। हालांकि यह है अपूर्ण होने पर भी यह एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। प्रतिबिंब को बाहर आने देने का एक प्रवेश द्वार। हालांकि पैटर्न को देखकर और अपने मन में कुछ गणना करके सैम यह अनुमान लगा सकता था कि पूर्ण संस्करण क्या करेगा। यह 2 तरफा प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। पहले केवल प्रतिबिंब ही बाहर आ सकता था, लेकिन सुधार के बाद वह अंदर भी जा सकता है। क्लिक क्लिक, उसने गांठें भर दी और दर्पण में एक लहर दिखाई दी। सैम बिना किसी हिचकिचाहट के आईने के सामने चला गया। स्वूश, उसे सीटी की आवाज सुनाई दी। वह शून्य में गिर रहा था, लेकिन ये रहस्यमय पैटर्न से भरा हुआ था। वह उन्हें पहचान नहीं पाया, वह उन्हें अपनी याददाश्त में दर्ज नहीं कर पाया। उसे चक्कर आने लगा। दिमाग कुछ सेकंड के बाद जो अनंत काल की तरह महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि वह अनजाने में एक रास्ते से गुजर रहा है और अगले ही सेकंड उसने खुद को दर्पणों से भरे उसी हॉल में पाया। हालांकि वह उस केंद्रीय क्षेत्र से बहुत दूर है जहां वह मूल रूप से था। अभी वह हॉल में बहुत अंदर है और उसे केंद्रीय क्षेत्र की दिशा भी नहीं पता है। उसने अपनी आंखें बंद की और उस संरचना के साथ अपने जुड़ाव को महसूस किया। वह इसके स्थान को महसूस नहीं कर सका। वह इसकी ताकत को महसूस कर सकता है, वह इसके अस्तित्व को महसूस कर सकता है, लेकिन इसके स्थान को नहीं। सैम ने फिर मुड़कर उस दर्पण को देखा जिससे वह आया था। उसने अपना हाथ सतह पर रखा। वह उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकता था। जैसे ही उसकी हथेली दर्पण से टकराई, प्रतिबिंब ने उसकी हथेली पकड़ ली और उंगलियों को जकड़ लिया। सैम ने जल्दी से अपनी हथेली पीछे खींच ली। बम, एक मुक्का सीधे उसके चेहरे पर लगा और प्रतिबिंब उसके चेहरे से बाहर आ गया। कम से कम हाथ अब बंद नहीं था। सैम ने अपना शैडो फ्यूजन सक्रिय किया और वहां से गायब हो गया। प्रतिबिंब चारों ओर देखा और हवा में एक मुक्का मारा। बल ने स्वयं एक दर्पण तोड़ दिया और चमक, सैम वहां से गायब हो गया और पुनः केंद्रीय क्षेत्र में प्रकट हुआ। लानत है, वह झुंझलाहट में कोसने लगा। उसने एक बार फिर ऊर्जा खो दी। सिर्फ वही ऊर्जा नहीं जो उसने जाल बनाने के लिए इस्तेमाल की थी, बल्कि वह ऊर्जा भी जो उसने नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल की थी और फिर कुछ और ऊर्जा जो उसने इस्तेमाल की थी। उसके ऊपर वह अंतिम भाग दर्पण तोड़ने की सजा हो सकता है। उसने आह भरी और चारों ओर देखा। उसे इसकी कार्यप्रणाली समझ आ गई है। कमरा बहुत बड़ा है, बहुत सारे दर्पण हैं। कोई प्रतिबिंब उसके पीछे आएगा और अगर कोई दर्पण टूट जाता है तो उसे फिर से शुरू करना होगा। उसने अनुमान लगाया कि कमरे में लगे दर्पण से बाहर निकलने का रास्ता है।
लेकिन कौन सा वह नहीं बता सकता। परीक्षण और त्रुटि से आगे बढ़ें, अंततः उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, अपने विस्तारित भंडार के साथ भी। ऐसा नहीं हो सकता। सैम ने चारों ओर देखा और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने भंडार से कुछ रंग निकाला और अपने पास लगे आईने पर एक बूंद फेंकी। कुछ नहीं हुआ, रंग में कोई ऊर्जा नहीं है, ये बस थोड़ा सा रंग है। वह कुछ कदम घूमकर वापस केंद्रीय क्षेत्र में आ गया। पेंट अभी भी वही है। मुस्कुराया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पवन सम्मेलन को सक्रिय कर दिया। उसकी पीठ पर पंख दिखाई दिए और वह उड़ गया। वायु, कुछ फीट के बाद वह और ऊपर नहीं जा सका, लेकिन इतना काफी था। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसने हर एक दर्पण को रंग से चिन्हित किया। सबसे पहले वह केंद्रीय क्षेत्र से एक सीधी रेखा में चला गया। आगे की ओर एक सीधी रेखा, सभी दर्पणों को लाल रंग से चिन्हित किया गया है, जो एक विभाजन रेखा बनाते हैं। फिर पीछे की ओर रेखा को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। पूरा हॉल 2 हिस्सों में विभाजित है। उसने दर्द को बदला और नीला रंग चुना। फिर वह दाईं ओर चला गया और उसने हर जगह निशान लगाया। आईना, सैम ने सभी शीशों पर रंग से निशान लगा दिए। लाल रेखा खींचने के बाद वह बाईं ओर गया और फिर दाईं ओर जाने से पहले उसने रंग बदल दिया। बेशक केवल 3 रंग, बीच की लाल रेखा, एक तरफ नीला और दूसरी तरफ हरा। उसे 20 मिनट से ज्यादा समय लगा। हालांकि वह तेजी से जा सकता था, लेकिन उसे लगा कि इस प्रक्रिया में वह कुछ दर्पणों को नष्ट कर सकता है और एक बार फिर शुरुआती बिंदु पर पहुंच सकता है। दर्पणों को चिन्हित करने के बाद सैम हवा में मंडराता रहा और दर्पणों को एक व्यापक नजर से देखा। उसके चेहरे पर उलझन भरा भाव था, क्योंकि उसके अवलोकन से भले ही उसने यह अनुमान लगाया था कि दर्पण ही समाधान है, परंतु उसने जो देखा उसके अनुसार दर्पण कोई समाधान नहीं हो सकता। यह असंभव होना चाहिए, क्योंकि गिनती के आधार पर इस कमरे में कुल 2480 दर्पण हैं। एक सम संख्या। जिस तरह से वह एक दर्पण में प्रवेश करता है और दूसरे से प्रकट होता है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी दर्पण एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि सभी दर्पण उसे इस दर्पण लोक में बिना किसी रास्ते के भटकने पर मजबूर कर देंगे। इस अक्ल से वह थोड़ा निराश हो गया और तुरंत इसका परीक्षण करना चाहा। उसने एक अलग दर्पण को निशाना बनाया, एक जाल बिछाया, प्रतिबिंब के साथ उलझा, प्रतिबिंब को पकड़ा और अंत में दर्पण में प्रवेश किया। वह नीले रंग की ओर वाले दर्पण में प्रवेश किया और हरे रंग की ओर वाले दूसरे दर्पण से बाहर आया। इस बार वह तैयार है और एक बार फिर उस दर्पण से बाहर आए प्रतिबिंब को फंसाता है और फिर वापस उसमें कदम रखता है। वह नीले रंग की तरफ वाले दर्पण पर वापस आ गया है। वह देख सकता है कि उसका प्रतिबिंब गठन से बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उसने इसे अनदेखा किया और फिर से हवा में उड़ गया और 3 अलग अलग दर्पणों के साथ यही कोशिश की। वे सभी एक अलग दर्पण की ओर ले गए और जब वह उन दर्पणों में प्रवेश किया तो वह वापस आ गया। अब तक वह पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था कि वे सभी जुड़े हुए हैं, जिससे उसे यह भी यकीन हो गया कि वह इस जगह से इन दर्पणों से बाहर नहीं निकल सकता। इसमें अलग अलग संरचनाओं में संघर्ष करते हुए उसके 8 से 10 प्रतिबिंब हैं। जब वह बाहर निकलने का रास्ता सोचता हुआ इधर उधर घूम रहा था, कुछ सोचने के बाद उसे एक अलग विचार सूझा। उन्होंने पहले से ही मौजूद प्रतिबिंबों के साथ संरचनाओं की जांच शुरू कर दी। दर्पण फ्रेम जो द्वार के रूप में सक्रिय होते हैं। अब लगभग 10 दर्पण सक्रिय हो गए हैं और उसने अपने मन में उन सभी गठन नेटवर्क को तैयार किया। उन सभी को एक साथ रखकर उनकी तुलना करने की कोशिश की। समय बीत गया। 1 घंटे और 20 मिनट से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सैम यहाँ से निकलने के लिए सुराग ढूंढ रहा है। इस बीच अंततः बुजुर्गों को राहत मिल जाती है। मैंने सोचा था कि वह इस बार भी उसी अव्यावहारिक रिकॉर्ड समय के साथ बाहर आएगा। मुझे खुशी है कि कम से कम इस बार तो वह इसमें सफल रहा। ये सच है, मैं भी खुश हूँ, कम से कम अपने लिए तो। गैम्बलर अकादमी की अनुभवहीनता और विलक्षणता के कारण उसे शायद ये पता न हो। उसकी पीठ पर पहले से ही निशाना है और अब उसने इसे 1 दर्जन बार और बढ़ा दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस देरी से कम पहले कुछ राउंड के नकारात्मक प्रभाव में कमी आएगी। ये बात लोकी अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने कही। थोर अकादमी के बुजुर्ग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तुम्हें उसके लिए चिंता है? क्या आप नहीं हैं? ईमानदारी से कहूं तो मैं थोर अकादमी और अन्य 9 अकादमियों के चेहरे के बारे में अधिक चिंतित हूं। भले ही इस बार ब्रह्म टॉवर और उसके चरणों को छात्रों से गुप्त रखा गया है, 9 अकादमियों ने पहले भी अपने छात्रों को इसी तरह की चीजों के लिए प्रशिक्षित किया है। हमारे गठन विभाग मूलतः ब्रह्मों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए ये देखना थोड़ा ईर्ष्यालु है कि किसी ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि यह लड़का इतना अच्छा नहीं होगा ताकि अंतर इतना बड़ा न हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने स्वार्थी होगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने उदार होंगे। क्या आपको लगता है कि आप उसके प्रति चिंता दिखा रहे हैं? वह अब घटना का सबसे बड़ा संदिग्ध है। अधिकांश लोग अभी भी मानते हैं कि वह मास्टरमाइंड से निकटता से जुड़ा हुआ है और हो सकता है कि वह मास्टरमाइंड का शागिर्द भी हो। वास्तव में मैं संरचनाओं में उनकी कुशलता के लिए इससे बेहतर स्पष्टीकरण नहीं सोच सकता। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप मुझे उदार कह सकते हैं या नहीं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इस तरह के अच्छे पौधे को उसके शुरुआती चरणों में नष्ट नहीं किया जाएगा। संरचनाओं के लिए उनका एक स्पष्ट अनूठा दृष्टिकोण है और उनकी मूल बातें बहुत मजबूत हैं। मूल बातों पर उनका ध्यान अपने आप में प्रशंसा के योग्य है। मैं देखना चाहता हूं कि जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाएगा तो क्या कर सकता है। कौन जानता है, हो सकता है वह अब जैसी उत्कृष्ट कृति भी बना ले। आप उनका बहुत सम्मान करते हैं। जो ऐसा नहीं करता वह मूर्ख है। जब वे बातचीत कर रहे थे तो अचानक उन्होंने स्क्रीन पर कुछ परिवर्तन देखा। सैम ने अपने दिमाग में संरचनाओं का विश्लेषण करना समाप्त किया और एक दर्पण के पास गया जो पहले से ही एक गेट के रूप में सक्रिय था। फिर उसने अपने एक हाथ को फ्रेम पर रखा जबकि दूसरे को गेट के अंदर रखा। उसका हाथ दर्पण की सतह से होकर गुजरा जबकि उसके दूसरे हाथ ने हल्की सी झंझनाहट महसूस की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फ्रेम के निर्माण के ऊर्जा परिसंचरण को समझना शुरू कर दिया। अभी ये पूरी तरह से सक्रिय है। ये वह समय है जब दर्पण दूसरी ओर हाथ ले जाने की प्रक्रिया में है।
ये वह समय है जब दर्पण सबसे अधिक ध्यान देने योग्य होता है। सक्रिय, उन्होंने मुख्यतः मूल ऊर्जाओं के साथ साथ फ्रेम में होने वाले ऊर्जा रूपांतरणों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में चमक थी। वह एक निष्कर्ष पर पहुंचे। इस बात के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि इस कमरे से बाहर निकलने की स्थिति क्या है। इस कमरे को खाली करने के लिए वास्तव में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, इसलिए उनका मानना था कि वे इसे अपनी शर्तों पर खाली कर सकते हैं। उनका यह भी मानना था कि खाली करने का मतलब यहां से बाहर निकलना है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले मामले में था। राउंड, इसलिए उन्होंने अपनी शर्तों पर कमरा छोड़ने का निर्णय लिया। अगर वह जीत गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जीता तो कोई बात नहीं। उसने अपनी किस्मत पर बहुत ज्यादा दांव नहीं लगाया था। विजय, वह थोड़ा इधर उधर घूमता रहा और उसे एक खाली जगह मिल गई जो वह जो करना चाहता था करने के लिए काफी बड़ी थी। फिर उसने कुछ धातु की छड़ें निकाली और अपने धातु तत्व का उपयोग करके उसे धातु के दर्पण में बदल दिया। चौखटा, फ्रेम पर कई खांचे हैं जहां उन्होंने ऊर्जा कैप्सूल को एम्बेड किया है। भले ही वह इसे अवशोषित नहीं कर सका, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसका उपयोग निर्माण के लिए नहीं कर सकता था। ये काम कर रहा है पूरी तरह से। उन्होंने और खांचे जोड़ने शुरू किए और संरचनाएं बनाई। सबसे पहले इसने दर्पण की सतह का अनुकरण किया। सैम का प्रतिबिंब पूरी तरह से दिखा। फिर उन्होंने अन्य ऊर्जा कैप्सूल जोड़ना शुरू कर दिया, खास तौर पर अंतरिक्ष ऊर्जा। वह दर्पण को अंतरिक्ष द्वार में बदल रहा है और वह इसे बनाने के लिए सीधे अपनी ऊर्जा का उपयोग भी नहीं कर रहा है। कुछ समय बाद संरचना तैयार हो जाती है। उसने एक गहरी सांस ली और सीधे शीशे के सामने चला गया। स्वूश, एक फ्लैश के साथ सैम ने चूषण बल महसूस किया। वह इसे महसूस कर सकता था। वह निश्चित रूप से हॉल से बाहर निकल गया और इससे पहले कि वह जानता था कि वह खुले में सभागार में खड़ा था, ठीक उसी जगह पर जहां वह पहले खड़ा था। प्रतियोगिता शुरू हुई। उसने चारों ओर देखा। कई दर्शक उसे घूर रहे हैं। कई स्क्रीन पर प्रतियोगिता की लाइव कार्यवाही दिखाई जा रही है। लोकी अकादमी का बुजुर्ग जल्दी से वहां पहुंचा। सैम, वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे कोई शब्द नहीं मिल रहा था। कुछ देर की हिचकिचाहट और विचार के बाद उन्होंने हार मान ली और कहा, आप पहले हैं, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। सैम मुस्कुराते हुए अकादमी से बाहर चला गया। ये जानकर अच्छा लगा कि वह पहला है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वास्तविक प्रक्रिया क्या है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह पीछे क्या क्या हंगामा छोड़ गया है। वह बस इतना करना चाहता था कि वहां से निकलकर थोड़ा आराम करूं। वे संरचनाएं सिरदर्द हैं। हालांकि सैम को यह नहीं पता था कि परीक्षण में उसकी प्रगति की खबर वास्तविक समय में अलग अलग जगहों पर भेजी गई है। वास्तव में सैम के परीक्षण से बाहर होने की खबर पहले ही पहुंच चुकी है और कार्रवाई भी हो चुकी है। विस्फोट, वायु हमले, तलवार की किरणें, फेंके गए भाले, अग्निगोले, प्रक्षेप्य हथियार, जमीन के नीचे से जाल, बादलों से बिजली। सैम ने जैसे ही थोर अकादमी की आखिरी सीढ़ी से कदम रखा, सब कुछ उस पर निशाना बन गया। जैसे ही उसके दोनों पैर सड़क पर पड़े, वैसे ही हमले शुरू हो गए। सैम ने उन्हें आते हुए महसूस किया, लेकिन उसने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने चारों तरफ से हमलों को अपने ऊपर हावी होने दिया। जब धूल जम गई और सैम नजर आया तो वह ऐसे खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। ऐसा लगता है कि सैम की संरचना विशेषज्ञता के बारे में खबर साझा करने वाले सभी जासूसों को सैम की एकल लड़ाई के मामले में मौजूदा स्थिति के बारे में पता नहीं था। वह पहले से ही किसी और के साथ उलझा हुआ है। यहाँ तक कि दूसरे पक्ष को भी इसके बारे में पता नहीं है। इसलिए उन पर कोई भी हमला पूरी तरह से निरर्थक है। लेकिन फिर भी हमलावरों को ये पता नहीं है। उन्होंने हमला करने से पहले टोकन नहीं देखा था। किसी कारण से यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब वे इसे देख सकते थे तो उन्होंने इसे हरा देखा। उन्होंने बस यह मान लिया कि उनमें से एक ने अभी अभी सैम के साथ सगाई की है। जो भी व्यक्ति सैम पर पहले हमला करता है वही उससे लड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए वे सभी अपने अपने आसपास देखने लगे, ये पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि हमला किसने किया। हालांकि उनके सभी टोकन पीले रंग के थे। सैम उनकी उलझन पर मुस्कुराया। उसने उनसे बात करने की भी जहमत नहीं उठाई। वह ऐसे चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उनके आगे निकल गया। वह इससे पहले भी सगाई कर चुका है। उनमें से एक ने आश्चर्य से कहा, यह पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की जरूरत नहीं थी। फिर उन्होंने हमला करने से पहले ये स्पष्ट क्यों नहीं किया? एक तो ये कि सैम ने अपना टोकन थोड़ा छिपा लिया है। ये जानबूझकर नहीं किया गया, उसने बस इसे अपनी कमर पर पहना था और इसे अपने कोट से थोड़ा ढक लिया था। हालांकि यह प्राथमिक कारण भी नहीं है। इन सभी युवाओं ने अपने मुखबिरों पर बहुत अधिक भरोसा किया। उन्हें विश्वास था कि उनके मुखबिर ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करेंगे कि वे यह न पहचान पाए कि लक्ष्य इस समय मारा जा सकता है या नहीं। अगर उसकी सगाई हो चुकी है तो वह कौन है? उसकी सगाई किसके साथ हुई है? भीड़ में चर्चाएं शुरू हो गईं। सैम इत्मीनान से भीड़ के बीच से चलता हुआ पैराडाइस इन में पहुंचा। वह अपने नए कमरे में गया और बिस्तर पर लेटने से पहले अपने शरीर को आलस से फैलाया। झपकी लेते समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इस बीच बाहर आग लगी हुई है। कई अकादमियों के वरिष्ठ अपने छात्रों के साथ बैठक कर रहे हैं। पहले सैम पर हमले केवल इस तथ्य पर आधारित थे कि वह हब से संबंधित हो सकता है। हर कोई हब के बारे में जानकारी चाहता है ताकि वे हब में संग्रहित अपनी शर्मनाक जानकारी को पुनः प्राप्त कर सकें। मैसेंजर काउंसिल ने उनकी गतिविधियों पर रोक लगा दी है, इसलिए यह एक बेहतरीन मौका है। वे नियमों के तहत हत्या कर सकते हैं और यादें निकाल सकते हैं। हालांकि फॉर्मेशन टेस्ट में सैम के प्रदर्शन को देखने के बाद लोगों को पता चल गया था कि उनकी सावधानीपूर्वक की गई गणना, अटकलें और आकलन गड़बड़ा जाएंगे। पहले प्रीलिम्स के बाद उनकी तीव्रता बढ़ गई, लेकिन अब सैम इसमें बहुत अच्छा है। वह कुछ ही घंटों में बाहर आ गए, जबकि अधिकांश लोगों का अनुमान था कि पूरा दूसरा दौर कम से कम आधे दिन से ज्यादा समय तक चल सकता है। और यह विभिन्न अकादमियों के शीर्ष वरीयता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए एक अनुमान है। लेकिन सैम ने इसे पलट दिया और बाहर आ गया। बाकी छात्र, जिनमें बीज भी शामिल हैं, अभी भी बहुत पीछे हैं। इसलिए वह एक बड़ा लक्ष्य बन गया।
अब वह बहुत से लोगों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें पता लगाने की जरूरत है। ये गठन प्रतियोगिता के अंतिम दौर में उनकी भागीदारी को बाधित करने का एक तरीका था। और जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उन्हें कुछ विचार सूझे कि वे इस समय सैम पर हमला क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसने किसी पर हल्का और चुपके से हमला किया होगा, सिर्फ खुद को बचाने के लिए। यह विचार कई अकादमियों के कई बुजुर्गों के मन में आया है। लेकिन एक क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग और छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सोचते ही तुरंत ही इसके और भी जवाब खोज लिए। जिया क्षेत्र से एक दिन पहले एक छात्र अपने सीनियर्स और प्रभारी वरिष्ठ के पास एक समस्या लेकर आया था। उस पर किसी ने चुपके से हमला कर दिया है और अब उसे सगाई में शामिल माना जा रहा है। लेकिन वह नहीं जानता कि दूसरा पक्ष कौन है और वह ये भी नहीं जानता कि अब खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। आखिर दूसरे पक्ष ने बिना बताए उसके पैर पर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया, इसलिए वह खुद का बचाव करने में आश्वस्त नहीं है। उन्हें वास्तव में पिछले दिन ज्यादा परवाह नहीं थी। वह वास्तव में जीतने के लिए मुख्य उम्मीदवार नहीं है और उसे पहले से ही वास्तविक वरीयता प्राप्त उम्मीदवार का समर्थक बनने का काम सौंपा गया था। इसलिए उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की और बस उस पर नजर रखी। लेकिन अब जैसे ही सैम की स्थिति के बारे में बताया गया, उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़का शायद वही है जिसके साथ सैम इस समय सगाई कर रही है। इसलिए उन्होंने तुरंत इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। उस बच्चे को पैराडाइस इन में भेजा गया और उसे सैम पर हमला करने के लिए कहा गया। बेशक उसे कुछ सहायता के साथ भेजा गया था। इस वजह से सैम, जो अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था, अपने जाल के हर जगह गिरने की आवाज से जाग गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि जिया क्षेत्र के कई सदस्य पारदर्शी अवरोधों से ढके हुए थे और वे उसके जाल पर गिर रहे थे। उसी समय उसने उस लड़के को देखा जिसके साथ उसकी सगाई हुई थी। तारांकन TSK, आप लोग अपनी भलाई के लिए बहुत ज्यादा होशियार हैं। सैम ने जोर से जीभ चिटकाई और जल्दी से तैयारी की। उसने अपनी बंदूक निकाली और उस आदमी पर निशाना साधा। चूंकि बाकी लोगों को पहले से ही शक था कि वे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए उस आदमी का अब भी प्रतियोगिता में बने रहना बेकार है। सैम को बस उसे खत्म करने की जरूरत है ताकि चरों को कम किया जा सके। हालांकि दूसरा पक्ष पहले से ही तैयार होकर आया था। सैम की प्रतिक्रिया ने उन्हें वह दिया जिसके लिए वे आए थे और उस आदमी ने तुरंत एक ट्रांसपेरेंट स्क्रॉल सक्रिय कर दिया जिसने उसे सैम की शूटिंग से बाहर निकाल दिया। श्रेणी। सैम ने बाकी लोगों की ओर देखा जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई रसीला शिकार हो। वह जानता था कि चीजें उसके लिए ठीक नहीं होंगी। वह हॉबिंजर पर चढ़ गया और दीवार तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। बम। दीवार टूट गई, लेकिन दूसरी तरफ एक अवरोध खड़ा हो गया। यह कोई संरचना या किसी और चीज से बना अवरोध नहीं था। अगर ऐसा है तो नियमों के अनुसार दूसरे लोग उस समय सैम को नहीं फंसा सकते और वह आसानी से निकल जाता। वह एक व्यक्ति था जो उस दीवार के ठीक बाहर मंडरा रहा था, और उस व्यक्ति को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह वहां क्यों मंडरा रहा था। इसका मतलब है सैम वहां है, जिसने बिना जाने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया और अवरोध उत्पन्न कर दिया, जिससे सैम को वापस लौटना पड़ा। सैम ने गहरी सांस ली और अपने कमरे में चारों ओर देखा। ये तीसरी बार है जब पैराडाइज इन नष्ट होने वाला है। सैम ने पहले ही 2 मंजिलें नष्ट कर दी हैं। अब केवल 2 मंजिलें ही रहने लायक बची हैं और उन्हें यकीन है ये भी इसी गति से चला जाएगा। सैम ने पलक झपकते ही कमरे से बाहर निकलकर इमारत से बहुत दूर जाने का प्रयास किया। हालांकि वह पहले ही बहुत देर कर चुका था। उसने इन लोगों की निर्णायकता और तैयारी को कम करके आंका। उन्होंने पहले ही आधारों को ठीक से कवर कर लिया था, क्योंकि जैसे ही सैम पैराडाइस इन से बाहर आया उसने देखा कि उसने जो टोकन पहना था एक बार फिर पीला हो गया। उनके प्रतिद्वंद्वी ने या तो पद छोड़ दिया होगा या फिर उस अकादमी के प्रभारी पर्यवेक्षक ने भी। हो सकता है कि उन्होंने प्रतियोगिता से हटने की घोषणा कर दी हो। सैम को बिना किसी सुरक्षा के खुले में छोड़ दिया गया जो पहले उसे उपलब्ध थी। बम। अगले ही क्षण एक उड़ता हुआ भाला उसकी ओर आया, जिसे उसने हॉबिंजर की सहायता से रोक लिया। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी उस पर आया, उसका टोकन फिर से हरा हो गया। हवा में प्रतिद्वंद्वी ने सैम पर छलांग लगाई और तेज गति से नीचे जाने की कोशिश की। सैम ने उस पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकल पाया। दूसरा पक्ष उसे नीचे उतारने पर अड़ा हुआ है। तभी सैम ने देखा कि उसे इलाके की एक इमारत में घसीटा जा रहा है। धमाका दुर्घटना। दूसरा पक्ष दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला है और पूरी तरह से शारीरिक रूप से सक्रिय है। आश्चर्य तत्व ने इसे एक बड़ी सफलता बना दिया। वैसे भी वह जो भी योजना बना रहा है। अगले ही पल प्रतिद्वंद्वी ने सैम की छाती पर एक छोटा सा धातु का टोकन मारा। यह धातु से ढका हुआ है। रूम्स और सैम को लगा जैसे कोई सघन शक्ति उसके अस्तित्व के हर रेशे में घुस गई हो। उसी समय प्रतिद्वंद्वी ने एक और गठन सक्रिय किया जो पहले से ही व्यवस्थित लग रहा था। आसपास का गुरुत्वाकर्षण कम से कम 10 गुना बढ़ गया। सैम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे शीशे के पहाड़ से कुचला जा रहा हो। सैम यह महसूस कर सकता था। उसका अपना शरीर भारी हो गया, पहले से कहीं ज्यादा भारी। इसकी वजह उसकी छाती पर लिखा हुआ एक शिलालेख है। यह एक खास शिलालेख है जो उस वस्तु का वजन बढ़ा देता है जिस पर यह लगा होता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्रशिक्षण के उद्देश्य से किया जाता है। इसका प्रयोग संध्याकाल में भी खूब किया जाता है। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं है, कमरे के गुरुत्वाकर्षण को भी हेरफेर किया जा रहा है। यह एक स्पष्ट जाल था। हालांकि सैम को लगा कि गुरुत्वाकर्षण का कारण बनने वाला गठन जाल निश्चित रूप से उसके लिए नहीं बनाया गया है। यह बहुत अच्छी तरह से रखा गया था और बहुत अधिक चालाकी से बनाया गया था, जो उसके लिए जाल नहीं बन सकता था। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि यह क्या था। यह नॉज क्षेत्र का जाल था। पूरा शहर नॉज अकादमियों द्वारा बिछाए गए जालों से भरा हुआ है। सैम को इसके बारे में पता था, लेकिन उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने इसे तब सक्रिय किया जब उन्हें पता चला कि हब ने कितने लोगों की निजी जानकारी साझा की है। डीन ने मिलकर इन पुराने जालों को पुनः सक्रिय करने का काम किया, जिनका दशकों से उपयोग नहीं किया गया था। अब इन नॉज अकादमियों के छात्रों में से एक को स्पष्ट रूप से अपने बड़े से जानकारी मिली और उसने सैम से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया। बम बम बम।
दूसरे पक्ष ने सैम पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। सैम ने अपने चेहरे पर 3 भूसे खाए। वे स्पष्ट रूप से क्रोध और हताशा से मारे गए थे, उसे बाहर निकालने के लिए नहीं, अन्यथा वो मर चुका होता। बेशक अन्यथा वे उतने अच्छे से नहीं पड़ते। सैम ने अपने होंठ भींच लिए और दांत भींच लिए। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर से होकर जमीन तक फैल गई। उसने अपने नीचे की जमीन को रेत के छोटे छोटे कणों में बदलने की क्षमता का इस्तेमाल किया। उसके नीचे का महंगा पत्थर का फर्श और उसके नीचे बनी ठोस नींव और यहाँ तक कि उस नींव के नीचे की मिट्टी, सब कुछ एक पल में सैम के ढीले कणों में बदल गया। उसी पल मुक्का उसके चेहरे पर लगा। बम बल ने सैम को उस ढीली जमीन पर धकेल दिया और बढ़े हुए वजन ने उसके नीचे उतरने की गति को और भी तेज कर दिया। प्रतिद्वंद्वी को भी लगा कि उसके पैर उस ढीली जमीन में घुटने तक धंस गए हैं और वह चौंक गया। उसने वहां से गोता लगाने की कोशिश की, लेकिन उस पर उसके पैर फंस गए थे। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके जमीन को देखा, जमीन जम गई थी। पूरी जमीन नहीं, सिर्फ वह हिस्सा जहां वह खड़ा था। उसे अपने घुटनों के नीचे पैर भी महसूस नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का वह हिस्सा अस्तित्वहीन हो गया हो। धमाका दुर्घटना। कुछ और लोग सैम की लाश देखने की उम्मीद में घर में दौड़े चले आए, लेकिन उन्होंने देखा कि एक आदमी वहां खड़ा अपने पैर बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। फंसे हुए व्यक्ति ने दूसरों की खिल्ली और ठहाके देखे और उत्तेजित हो गया। बम। उसने जमीन पर मुक्का मारा, जिससे ठोस हिस्सा टूट गया। हिस दरार से लाल गर्म लावा निकला और जल्द ही वह एक विशाल जेट में बदल गया। लानत है, उसने गाली दी और अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। ये गर्म है और जलता है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, अचानक टकरा जाना। पूरी धरती ने उसे यह एहसास करा दिया और एक ऐसी शक्ति, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, ने उस पर हमला किया और उसे जमीन में घसीट लिया। सभी ने एक कदम पीछे हट लिया और जो लोग पीछे नहीं हटे, वे बैरियर से सुरक्षित हो गए। जबकि सैम का प्रतिद्वंद्वी लावा के एक विशाल कुंड में गिर गया। उस लावा के भीतर सैम उसके चारों ओर तैर रहा है, अपने चारों ओर पिघली चट्टान से छेड़छाड़ कर रहा है, जैसे वह अपने प्रतिद्वंद्वी का दम घोंटने की कोशिश कर रहा हो। बेशक जो लोग देख रहे थे वे ऐसा नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने हमला किया तो बैरियर ने उन्हें रोक दिया और एक भी हमला नहीं होने दिया, यहाँ तक कि पानी की एक भी बूंद लावा के उस कुंड तक नहीं पहुंचने दी। क्योंकि इस समय वह सैम का क्षेत्र है और वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर रहा है। नीचे जो कुछ भी हो रहा था, उसे देखने वाले सभी लोगों ने पाया कि सैम या नीचे मौजूद प्रतिद्वंद्वी का कोई निशान नहीं है। कम से कम वे कुछ भी देख या सुन नहीं सकते थे। वे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से दोनों जीवित प्राणियों को मुश्किल से महसूस कर पा रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ एक साजिश चल रही है और वे सही हैं। सैम ने वास्तव में नीचे एक संरचना सक्रिय की है और यह इंद्रियों को थोड़ा विकृत करता है। अन्य लोग लावा के साथ शारीरिक संपर्क में आए बिना कुछ भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं और वे बाधा के कारण ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि लावा के पूल के नीचे एक छोटा अवरोध ये सुनिश्चित कर रहा है कि लावा एक छेद में प्रवेश न करे। वह छेद जिसमें सैम वर्तमान में खड़ा है, क्योंकि उसने आसपास की धरती को संशोधित किया और बच निकला। उसी समय सैम के प्रतिद्वंद्वी का शव लावा पूल पर तैरने लगा। देखो देखो, अरे क्या वह मर गया है। उसकी सारी त्वचा उसके शरीर से पिघल गई है। मैं उसकी मांसपेशियों के ऊतकों को देख सकता हूँ। ये जल गया है, इससे बहुत दर्द होता है। छप छप। उनमें से एक ने बर्फ से हमला किया, लेकिन वह फिर से अवरोधक से टकरा गया। वह अभी भी जीवित है। जल्दी करो, कोई उसकी मदद करो। क्या तुम मूर्ख हो? हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? पूल तकनीकी रूप से सैम का हमला है और वह अभी भी जीवित है, जिसका मतलब है कि हम उसके साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन चिंता मत करो, वह जल्द ही मरने वाला है। वह हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकता। आखिरी हिस्सा फुसफुसाहट था और यह स्पष्ट है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति से आया था जो उसी अकादमी से नहीं है जिससे वह आया था। पीड़ित। अरे क्या तुम इसे देख सकते हो? उसकी छाती पर हल्की सुनहरी रोशनी के साथ कुछ चमक रहा है। अचानक उनमें से एक ने इशारा किया। उन्होंने पीड़ित की छाती पर देखा और उन्हें वास्तव में कुछ धुंधला दिखाई दिया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को उस हिस्से पर केंद्रित किया और तुरंत अपने खून को महसूस किया। ठंडा हो जाना। दीदी, क्या उसने सचमुच ऐसा किया? अगर यह सचमुच वही है जो मैं सोच रहा हूँ, वह कमीना, क्या वह इंसान भी है? सभी लोग घबराहट में घुट रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो छोटी सी सुनहरी चमक महसूस की थी, वह वास्तव में उपचारात्मक ऊर्जा थी। इसमें अपार जीवन शक्ति थी और यह पीड़ित के शरीर को तेजी से ठीक कर रही थी, जबकि दूसरी ओर लावा उसे जला रहा था। उस आदमी ने उसे वहीं बंद कर दिया। पीड़ित लगातार जल रहा है, लेकिन उपचार उसे मुश्किल से जीवित रख रहा है। इसलिए जब तक वह आदमी मर नहीं जाता, सैम पर हमला नहीं किया जा सकता। बेशक उस पर फिर से हमला करने का एक और तरीका है, लेकिन इसके लिए उस लड़के की अकादमी के पर्यवेक्षक को उसकी ओर से हार माननी होगी। उस तक खबर पहुंचने में कुछ समय लगेगा। इस समय सैम मैदान से बाहर आया, वहां से बहुत दूर, और एक बार फिर छिप गया। उसने भागने के लिए खुद को कुछ मिनट दिए। वास्तव में वह उस आदमी को इस तरह बंद किए बिना भी भाग सकता था, लेकिन ये सिर्फ एक बीमा है। वह नहीं चाहता कि कोई उसे देखे, और अगर वह अपनी बदकिस्मती की वजह से ऐसा कर भी लेता है तो कम से कम उस पर तुरंत हमला तो नहीं होगा। बेशक ज्यादातर मामलों में ये ध्यान भटकाने वाली बात है। जब तक उन्हें पीछे छोड़ा गया उपचार उपकरण नहीं मिल जाता, तब तक वे मान लेते कि वह अभी भी वहीं छिपा हुआ है। एक बार जब उन्हें पता चल जाता तो वह जानता था कि सुपरवाइजर को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। कुछ मिनटों के बाद सैम को लगा कि उसका टोकन फिर से पीला हो गया है। उसने ये भी देखा कि दूसरे पक्ष के साथ उसका कनेक्शन खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा था कि बैरियर ने सुरक्षा प्रदान कर दी है। उसे पुल से बाहर निकाला। हालांकि अगले ही पल सैम का टोकन फिर से हरा हो गया, क्योंकि जैसे ही उस आदमी को बचाया गया, पीछे छोड़ी गई संरचना डिस्क ने अपनी सक्रियता दिखा दी। अंतिम चरण, एक विस्फोट। बूम। विस्फोट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन लावा पूल के किनारे खड़े किसी व्यक्ति पर छिड़का और सैम उसके साथ व्यस्त है।
बम बम बम। जिस व्यक्ति पर हमला किया गया वह भी बर्फ तत्व का उपयोग करता था जो बचाने की कोशिश कर रहा था। पिछले प्रतिद्वंद्वी, उसने तुरंत पूल में हमला किया, केवल छेद सैम की खोज करने के लिए। पीछे छोड़ा, उसने जल्दी से इधर उधर देखा। न केवल उसे सैम का कोई संकेत नजर नहीं आया, बल्कि उसने अपने ऊपर ठंडी और उदासीन निगाहों को भी देखा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि क्या होने वाला है। अब उसे सैम को खोजने और पकड़ने में सबसे आगे रहना होगा। अगर वह किसी और के मिलने से पहले उसे नहीं ढूंढ पाता तो उसे हार माननी पड़ती, क्योंकि 20 से ज्यादा अकादमियों के लिए मौजूदा प्राथमिकता सैम को हराना है। सोलो कॉम्बैट के शीर्ष 16 में पहुंचने से पहले ही बाहर होने वाले एक लड़के की बलि देना उसके लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं है। उसने जल्दी से अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, हमें उसे ढूंढना होगा अभी। वह जल्दी से भाग गया और बाकी लोग भी भाग निकले। 1 घंटे बाद सैम अपने पीछा करने वालों के सामने आ गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, सबसे पहले उन्होंने उसे घेर लिया और एक संदेश भेजा। तो बिना किसी बातचीत के दूसरे व्यक्ति को सैम का ठीक से सामना करने का मौका भी नहीं मिला। सफाया कर दिया गया। जैसे ही सैम का टोकन पुनः पीला हो गया, वह तुरंत भाग निकला। हालांकि इसे हरा होने में ज्यादा समय नहीं लगा। सैम के भागने के दौरान छाया चूहों में से एक ने अपने वर्तमान स्थान से बहुत दूर दूसरे प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। जैसे ही वह छिप गया, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे लोग ये पता लगाने के लिए फिर से इकट्ठा हो गए कि उनमें से सैम का वर्तमान प्रतिद्वंद्वी कौन है। ये पता लगाने और पुष्टि करने में 1 घंटा लग गया कि उन्हें सही चीज मिल गई है। एक बार फिर उन्होंने खोज शुरू की। बेशक सैम फिर से दिखाई दिया, वह भी अपने प्रतिद्वंद्वी से बहुत दूर एक बिल्कुल अलग सदस्य के सामने। जब वे उसका पीछा करने लगे तो समूह के बाकी लोगों में तुरंत एक संदेश फैल गया। हमारी नजर सैम पर है, हम अभी उसका पीछा कर रहे हैं। सैम का प्रतिद्वंद्वी कहाँ है? क्या वह पश्चिम की ओर है? नहीं, वह पूर्व की ओर है। सैम पश्चिम की ओर पहुंचने से पहले ही भागकर किसी अन्य स्थान पर छिप सकता है। हम इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकते। उसे खत्म कर दो, बड़ों को सूचित करो। बस इतनी सी बात आपस में हुई और जल्दी ही बात बुजुर्गों तक पहुंच गई। बाकी बुजुर्गों ने इस एक बुजुर्ग को निशाना बनाया। तुम लोग क्या देख रहे हो? मैं पहले ही 2 उम्मीदवारों को खो चुका हूँ, ये तीसरा होगा। वह भी एक अच्छा उम्मीदवार है, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। और ये दूसरी कक्षा में उसका अंतिम वर्ष है। उसे बहुत पहले ही आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वह केवल इस प्रतियोगिता के कारण ही रुका। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर आपकी अकादमी की रैंकिंग क्या है? आपने खुद कहा कि वह केवल एक सभ्य संभावना है। आप स्पष्ट रूप से उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वह केवल सोलो मुकाबले में भाग ले रहा है, जिसमें वह निश्चित रूप से जीतने वाला नहीं है। मुझे संदेह है कि वह शीर्ष 16 तक भी पहुंच पाएगा, लेकिन सैम फॉर्मेशन प्रतियोगिता में सभी शीर्ष 10 रैंकिंग को नीचे धकेल देगा। इतना ही नहीं, गैम्बल अकादमी की टीम भी किसी की उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन कर रही है। अगर हम अभी उसे नहीं हरा पाते तो आपकी अकादमी की योजना निश्चित रूप से विफल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस आदमी को पकड़ने के लिए एक उम्मीदवार इतना बड़ा बलिदान दे सकता है। फिर भी हम पहले ही इस पर सहमत हो चुके हैं। अब आप पीछे नहीं हट सकते, लेकिन मेरी क्षति स्पष्टता अधिक है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। बचे हुए 2 उम्मीदवार शीर्ष 16 में पहुंचने की संभावना रखते हैं, आप उन्हें रख सकते हैं। यह आखिरी बार है जब हम आपके उम्मीदवार को बाहर करने जा रहे हैं। कुछ और चर्चा के बाद अंततः बुजुर्ग ने अपनी बात मान ली। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वास्तव में अगर वे अगले ही सेकंड में तुरंत प्रतिक्रिया करते तो भी वे बहुत देर हो चुकी होती, क्योंकि सैम ने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। जिस क्षण उसका प्रतिद्वंद्वी समाप्त हुआ, छाया चूहों ने पहले ही हमला कर दिया। जिस बुजुर्ग ने अनिच्छा से अपने तीसरे उम्मीदवार को जाने दिया था, उसे तुरंत खबर मिली कि उसके चौथे उम्मीदवार पर हमला हुआ है। अरे यार, वह जोर से चिल्लाया। उनकी अकादमी वास्तव में रैंकिंग में उतनी ऊपर नहीं है। वे अपेक्षाकृत छोटी अकादमी है जो प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा भी नहीं है। वे अपनी रैंक को थोड़ा ऊपर बढ़ाने की योजना बना रहे हैं और पहले से ही विभिन्न नौज अकादमियों के साथ साझेदारी कर चुके हैं। अब उसे इसका पछतावा हो रहा है। वह बहुत खुश था क्योंकि वह 2 ऐसे उम्मीदवारों को लाने में कामयाब रहा जो अकेले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन अब केवल वे ही बचे हैं और उनमें से एक पहले से ही सैम के साथ उलझा हुआ है। वह अपने शिष्य सैम की तुलना में अपने अभ्यास स्तर की श्रेष्ठता के कारण आत्मविश्वास से भरा अभिनय करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उनका छात्र पहला उम्मीदवार नहीं है जिसने अपनी ओर से खेती की श्रेष्ठता के साथ सैम को निशाना बनाया, लेकिन वे सभी मर चुके हैं। अब उन्हें भरोसा नहीं है कि उनका उम्मीदवार जीवित रहेगा। उन्होंने तुरंत अपना संचार टोकन निकाला और कहा, रिंकी, सैम से मत लड़ो, पीछा करना तुरंत बंद करो और छिप जाओ। जब तक संभव हो तब तक छिपे रहो, जब तक कि तुम शीर्ष 16 में न आ जाओ। कछुए की तरह की रणनीति का उपयोग करो जिस पर हमने चर्चा की थी। जबकि अन्य बुजुर्गों ने उसे भौहें सिकोड़ते हुए देखा, उसने बिना किसी शिष्टाचार के सिर हिलाए उसे अनदेखा कर दिया और चला गया। गठबंधन में पहली दरार आ गई है। वास्तव में शायद सैम को इस समय बस इतनी ही जरूरत है। अगर दूसरा पक्ष छिपने जा रहा है तो वह खुले में चल सकता है और शांति से अपनी प्रतिस्पर्धाएं पूरी कर सकता है। अगले दिन सैम अकादमी के प्रवेश द्वार तक चला गया। छाया चूहा अपने लक्ष्य पर नजर रख रहा था और वह पूरी तरह से सबकी नजरों से दूर था, इसलिए वह इत्मीनान से प्रतियोगिता में चला गया। अब केवल 10 लोग ही बचे हैं और अंतिम प्रतियोगिता फॉर्मेशन कैसल में होने जा रही है। वही फॉर्मेशन कैसल जिसका इस्तेमाल फ्रेशमैन प्रतियोगिता में किया गया था। बेशक फॉर्मेशन बदल दिए जाएंगे और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी चीज को अपडेट किया जाएगा। सैम इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। जल्द ही बुजुर्गों सहित सभी लोग खुले वातावरण वाले सभागार में एकत्रित हो गए। शीर्ष 10 में पहुंचने पर बधाई। आपने पहले ही साबित कर दिया है कि आप अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और आपने अपनी अकादमियों में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब आइए गठन प्रतियोगिता के अंतिम दौर के बारे में बात करते हैं। विजेता की अकादमी को 1000 अकादमी अंक मिलेंगे।
ये छात्रों के लिए किसी काम के नहीं है, बल्कि अकादमी की स्थिति को संख्यात्मक मूल्य प्रदान करने के लिए है। ये अंक अकादमी की रैंकिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वैसे ये बात अलग है, आप सभी 10 लोगों को अपनी रैंकिंग के आधार पर अकादमिक क्षेत्र से सीधे पुरस्कार मिलेंगे। हालांकि आप इस प्रतियोगिता में आसानी से ये रैंकिंग तय कर सकते हैं। अब आप सभी को अलग अलग कोनों पर फॉर्मेशन कैसल में भेजा जाएगा। महल फॉर्मेशन जाल से भरा हुआ है। वहां भ्रम, बाधाएं और कुछ अन्य बाधाएं होंगी जो फॉर्मेशन से संबंधित भी नहीं है। यदि आप थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। आपका काम इस महल में नेविगेट करना और एक दूसरे को खोजने की कोशिश करना है। आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। आप अपने द्वारा लगाए गए जाल का उपयोग कर सकते हैं या आप हेरफेर कर सकते हैं। अंदर से दूसरों पर हमला करने की धमकी मिल रही है। जो वहां सबसे लंबे समय तक रहेगा वह जीतेगा। एकमात्र शर्त यह है कि आप दूसरों पर हमला करने के लिए अपने युद्ध कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। आप केवल संरचनाओं और अकेले संरचनाओं का उपयोग कर सकते हैं। यहां तक कि शिलालेख या किसी भी ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता है जिस पर पहले से ही शिलालेख हो। इसके अलावा महल के विभिन्न स्थानों में कई अन्य पुरस्कार छिपे हुए हैं। रखवाले, प्रतियोगिता के इस दौर के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जब तक आप चाहें तब तक रुकें। हालांकि ये समझिए कि समय बीतने के साथ साथ फॉर्मेशन कैसल में चुनौतियां और भी कठिन होती जाएंगी। यदि आप काफी समय तक रुकते हैं तो आपको तीसरी श्रेणी के जाल या चौथी श्रेणी के भ्रम का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने जोखिम पर ही रहें। और जब तक आप महल में अंतिम सदस्य नहीं हैं, आपको बिना किसी जांच के बाहर नहीं लाया जाएगा। आप हार मान लेंगे या मर जाएंगे, उसे दिमाग में रखो। इसके अलावा कोई बेईमानी नहीं है। डीन ओलाफ और अन्य अकादमियों के सभी वरिष्ठ लोग प्रतियोगिता देख रहे हैं। वे इसकी निगरानी कर रहे हैं। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए तो महल का निर्माण आपको बाहर निकाल सकता है। अंत में शुभकामनाएं। बड़े ने बकना बंद कर दिया और बिना ये देखे कि छात्रों ने सारी जानकारी समझ ली है या नहीं, उसने बस अपना हाथ हिलाया और उन सभी को संरचना महल में भेज दिया। सैम महल में पहुंचा और उसने स्वयं को एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया। वहां कोई दरवाजा या वेंटिलेशन नहीं है। उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि सक्रिय कर ली। सौभाग्य से ये किसी तरह से बाधित नहीं है। जब वह ब्रह्म टॉवर में था, वह दीवारों को ढकने वाली एक पतली ऊर्जा बाधा देख सकता था। बाधा का ऊर्जा नेटवर्क थोड़ा अजीब है। वह ऊर्जा स्रोत या गठन नोड्स की पहचान नहीं कर सका जो इसे बनाए रख रहे हैं। बाधा बरकरार। कुछ जांच के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गांठें बाहर हैं। इसका मतलब है कि वह यहां से सीधे नोड्स के साथ बातचीत नहीं कर सकता है, लेकिन उसे वहां पहुंचने का एक तरीका खोजना होगा। यहां से बाहर, वह भी संरचनाओं के साथ। सैम गहरी सोच में पड़ गया, इसलिए नहीं कि उसके पास इसका हल निकालने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसके पास बहुत सारे तरीके हैं और वह नहीं जानता कि इस समय इससे कैसे निपटा जाए। वह बहुत जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंच गया। उसने एक तरफ सामान्य नोड्स के साथ एक संरचना बनाई, लेकिन उसने संरचना पूरी नहीं की। केवल एक ही अंतर है, सिर्फ एक नोड के लिए एक अंतर। कमरे के दूसरी ओर उसने एक और संरचना बनानी शुरू कर दी। एक बार फिर केवल एक नोड विक के साथ। ये दोनों संरचनाएं अंतरिक्ष तत्व से संयुक्त है और एक अन्य गुरुत्वाकर्षण संरचना है। दोनों में से प्रत्येक में एक नोड गायब है और उन दो नोड्स की स्थिति है वास्तव में वही। सैम ने उस स्थान पर एक संरचना नोड निकाला। दोनों आकृतियां चमक उठी और पूरा कमरा कंपन करने लगा। दोनों संरचनाएं एक दूसरे पर अतिव्यापन कर रही हैं। ऊर्जाओं के इस टकराव ने पूरे कमरे में कंपन पैदा कर दिया। और यह कंपन सिर्फ दीवारों जैसी भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दीवार के ऊपर मौजूद ऊर्जा अवरोध भी कंपन कर रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा अव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ी क्योंकि दोनों संरचनाओं ने बीच में गुरुत्वाकर्षण का एक क्षेत्र बनाने के लिए एक साथ काम किया। संरचना के गुरुत्वाकर्षण भाग ने एक मुख्य क्षेत्र बनाया जहां सारी ऊर्जा एकत्रित हुई। इसने एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बनाया और कमरे की दीवारों को खींचने की कोशिश की। इसके अलावा स्थानिक संरचना ने आसपास के स्थान के ताने बाने को बिगाड़ना शुरू कर दिया। अत्यधिक आकर्षण बल और स्थानिक ताने बाने के अत्यधिक विघटन ने जल्द ही पूरे कमरे को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त अराजकता पैदा कर दी। सैम इस संरचना के संयुक्त केंद्र में खड़ा था और इस सबसे अप्रभावित था। सबसे पहले जो चीज दूर हुई वह थी ऊर्जा अवरोध। फिर दीवार धीरे धीरे ढहने लगी, चारों तरफ की दीवारें और छत। एकमात्र चीज जो नहीं बदली गई है वह है फर्श, क्योंकि संरचना की व्यवस्था ऐसी ही है। सैम ने अब संरचना को नियंत्रित किया और आकर्षण बल को पुनर्निर्देशित करना शुरू कर दिया। उसने ज्यादातर चार दीवारों और छतों के केंद्रीय भागों पर ध्यान केंद्रित किया। इस परिवर्तन से दीवार के केंद्रीय क्षेत्र में तेजी से हिस्से कम होने लगे। जैसे ही यह ढहा, सैम के चारों ओर 5 रास्ते खुल गए। उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया और सभी 5 रास्तों को देखा। सभी 5 खुले रास्ते हैं। वह बस बाहर निकल सकता था। उसने एक पल के लिए सोचा और छत के रास्ते पर फैसला किया। स्वूश, वह संरचना के केंद्र से गायब हो गया और फिर छत के छेद में फिर से प्रकट हुआ। वह छेद से होकर अंधेरे रास्ते में खड़ा हो गया। अपनी बढ़ी हुई दृष्टि के बावजूद भी वह मुश्किल से कुछ देख पा रहा था। सैम धीरे धीरे आगे चलने लगा। इस बीच गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष से बनी संरचना अभी भी धीरे धीरे अव्यवस्थित रूप से बढ़ रही है। थोड़ा थोड़ा करके सैम द्वारा संरचना को नियंत्रित किए बिना यह दीवारों पर समान रूप से हमला कर रही है। अपने केंद्रीय मार्गों में छेद बढ़ाते हुए आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने मूल में खींच रही है। सारा मलबा केंद्र में एक साथ जुड़ गया और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से अधिक विकृत हो गया। मलबा लगभग एक गेंद में बदल गया और इसका आकार बढ़ता जा रहा है। इसी समय कमरे के साथ स्थानिक दरारें यद्यपि सूक्ष्म दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में एकमात्र अच्छी बात यह है कि आकर्षण या स्थानिक गड़बड़ी का बल उस कमरे की सीमाओं से आगे नहीं जा रहा है। भले ही दीवार गायब हो रही हो, लेकिन बल केवल उस बिंदु तक ही काम कर रहा है जहां दीवार थी। सीमाओं के पार से जो एकमात्र चीज एकत्रित हो रही है वह है आध्यात्मिक ऊर्जा। सैम ने उसे वहीं छोड़ दिया और उसकी परवाह नहीं की।
वह एक लंबे गलियारे में है जिससे वह कुछ हद तक परिचित है। यह उस गलियारे जैसा है जो उसे फ्रेशमैन टूर्नामेंट में मिला था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे जल्द ही पता चल गया कि यह वही गलियारा है, लेकिन इसका एक अलग हिस्सा है। क्योंकि उसने एक परिचित रास्ता देखा जो उसे एक अंधेरी सुरंग की ओर ले जा रहा था। सुरंग जिसने लगभग सभी प्रतिभागियों को बहुत परेशानी दी। वही सुरंग जिसे सैम ने पिछली बार तोड़ा था और गलती से दूसरे दर्जे के स्तर की संरचना चुनौती में फिसल गया था। उसने एक पल के लिए सोचा और सुरंग के किनारे पर एक संरचना बना दी। इस संरचना में छिपने की एक परत है जो इसे आसपास के वातावरण से अच्छी तरह से छिपाती है। उसने सुरंग का रास्ता नहीं लिया और सीधे गलियारे में चला गया। चूंकि प्रतिस्पर्धा एक दूसरे को नीचे गिराने की है, इसलिए वह यथासंभव संभावित स्थानों पर जितने संभव हो उतने जाल लगा सकता है। सैम ने अपनी गति बढ़ा दी और एक फ्लैश की तरह आगे बढ़ गया। 2 मिनट के भीतर उसे अगला गलियारा दिखाई दिया। उसने वहां एक संरचना बनाई और गलियारे में आगे बढ़ा। इस बार सुरंग को खोजने में थोड़ा अधिक समय लगा। हालांकि जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि से इसे देख लिया। वहां ऊर्जा अजीब तरीके से घूम रही है। सीधे शब्दों में कहें तो वह प्रवेश द्वार की सीमा पर आध्यात्मिक ऊर्जा को नीचे की ओर बहते हुए देख सकता था, जो फर्श पर एक चक्र बनाती थी और फिर जमीन में गायब हो जाती थी। ये पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है कि वहां कोई संरचना है। छिपाव अच्छा है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। उन्होंने इस संरचना को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से घेर लिया और अवलोकन क्षमता का उपयोग किया। उन्होंने इसके ऊर्जा नेटवर्क को पूरी तरह से स्कैन किया और अपने दिमाग में इसकी संरचना का अनुकरण करना शुरू कर दिया। यह एक बहुत ही जटिल संरचना है। ये प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने के लिए एक जाल है। हालांकि वह देख सकता है कि इसमें एक संकेत तंत्र अंतर्निहित है। जैसे ही कोई इसमें प्रवेश करेगा, वह तो फंस ही जाएगा, लेकिन संरचना के मालिक को भी तुरंत संकेत मिल जाएगा। वह नहीं जानता कि प्रतिद्वंद्वी क्या योजना बना रहा है, लेकिन सैम ने इस पर विचार किया और उसे क्रियान्वित करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उन्होंने इसके चारों ओर अपनी स्वयं की एक संरचना स्थापित कर दी। फिर वह गलियारे में इधर उधर घूमने लगा। किसी कारण से इस बड़े गोलाकार गलियारे में कोई जाल नहीं है, केवल सुरंगें हैं जो उन्हें अंदर ले जा सकती हैं। हो सकता है कि महल के जाल तभी चालू हो जब वे सुरंग के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करें। उसे ये भी याद आया कि उन्होंने फ्रेशमैन प्रतियोगिता में इसी तरह का पैटर्न इस्तेमाल किया था। सैम ने अगले 20 मिनट में एक पूरा चक्कर पूरा किया और यहाँ वहाँ कुछ जाल बनाए। वह बिना ज्यादा सोचे समझे अगली सुरंग में घुस गया। वह पूरी तरह से अंधेरे में घिरा हुआ है और उसकी अन्य इंद्रियां धुंधली हैं। ये पूरी तरह से अज्ञानता की स्थिति है। उसे बस इतना ही पता है कि उसके पीछे एक ऊर्जा अवरोध है। जैसे ही वह पीछे हटा, उसे लगा कि वह अदृश्य दीवार उसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा रही है। उसने इसे महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वह इसकी संरचना का अनुमान लगाने में असमर्थ था। ये सब ऊर्जा के एक पूरे समूह की तरह लग रहा था। उसने अनुमान लगाया कि यह वहां नहीं है जहां से वह बाहर निकल सके। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और सुरंग में रोशनी दिखाई दी। वह दूसरा छोर भी देख सकता था। यह एक बंद दीवार है, लेकिन इसमें एक तरह का खांचा है जिसके बारे में उसे लगता था कि इससे उसे बाहर निकलने में मदद मिलेगी। समस्या यह है कि सैम बस वहां पहुंचकर काम पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरी सुरंग ऊर्जा किरणों से भरी हुई है। वे सभी सुरक्षा लेजरों के समान दिखते थे जो पृथ्वी पर सुरक्षा प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। इस समानता ने उन्हें बहुत सारी यादें दिला दी। हालांकि ज्यादातर सुरक्षा लेजरों के विपरीत, जिन्हें आमतौर पर अलग सिस्टम के सेंसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये ऊर्जा किरणें घातक हैं। वह अपने आसपास उनकी मारक क्षमता को महसूस कर सकता था। सैम वहां खड़ा था, एक झंडे की तरह सीधा, 1 इंच भी हिले बिना। वह ऊर्जा किरणों से घिरा हुआ है। छत से, बगल की 2 दीवारों से और यहां तक कि जमीन से भी ऊर्जा किरणें उसके चारों ओर एक पिंजरा बना रही हैं। उसके पास सिर्फ 1 वर्ग फुट से थोड़ी ज्यादा जगह है, बस इतना ही। वह अपनी बाहें भी स्वतंत्र रूप से इधर उधर नहीं हिला सकता और उसे वहीं खड़ा रहना पड़ता है। उन्होंने तुरंत ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा आसपास के वातावरण में फैला दी। क्रैकल क्रैकल, यहां तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा जो आमतौर पर आसपास के वातावरण का हिस्सा बन जाती है, उस पर भी ऊर्जा किरणों ने हमला किया। जब ऊर्जा किरणों को छूती है तो यह चटकती है जैसे कि कोई मच्छर को विद्युतीकृत जाल से गुजारा गया। हमेशा की तरह सैम ने अपनी जानी पहचानी तकनीक अपनाई, सर्वोद्देशीय ऊर्जा दृष्टि। वह इसे देख सकता था। ऊर्जा किरणें न केवल दिखने में लेजर जैसी हैं, बल्कि उनका कार्य भी घातक लेजर किरणों के समान है। बात बस इतनी सी है कि वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे उन्हें छूने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को भी काट देते हैं। इसकी तीव्रता को देखते हुए सैम अगर भागने का फैसला करता है तो वह शायद इनमें से कुछ किरणों को झेल सकता है। लेकिन जब इस तरह की शुद्ध ऊर्जा उसे चीरती है तो न तो उसका मजबूत शरीर और न ही उसकी रक्षात्मक क्षमताएं पर्याप्त होंगी। इसका परीक्षण करने के लिए सैम ने किरण के मार्ग में एक ऊर्जा अवरोध उत्पन्न कर दिया। स्वूश, बाधा को जादू से हटाने में समय भी नहीं लगा, वह तुरंत ही गायब हो गई। हो सकता है कि वह गायब भी हो जाए। यहाँ एक अनुपयुक्त शब्द है। अवरोध में एक छेद सीधे दिखाई दिया, जैसे कि इसे उस तरह से बनाया गया था। अवरोध हट गया और सैम ने आह भरी। यह एक बीमार जाल है। सैम ने खुद भी कुछ बहुत ही बीमार जाल बिछाए हैं, लेकिन यह उसके जैसे लोगों के लिए भी एक रहस्योद्घाटन है। हालांकि उसे यकीन है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। पहले उन्होंने कुछ चीजें आजमाई। छाया तत्व ने उसे गुजरने नहीं दिया। जिस क्षण वह छाया में बदल गया, ऊर्जा किरणें अचानक ऊर्जा पर्दों में बदल गईं, उसे पूरी तरह से वहां रोक दिया, उसे अपने रूप से बाहर आने के लिए मजबूर किया। उन्होंने वायु सम्लन, प्रकाश सम्लन का भी प्रयोग करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक बार फिर ऊर्जा किरणें पर्दे में बदल गईं। जब उन्होंने अंतरिक्ष सम्लन का प्रयोग किया तो सुरंग का कुछ अवरोधक कार्य सक्रिय हो गया, जिसने उन्हें नकार दिया। घटनास्थल से जाने से रोका गया। कुछ तरीके आजमाने के बाद उसे एहसास हुआ कि केवल फॉर्मेशन ही उसे यहां से बाहर निकाल सकते हैं। उसे यह पहले ही समझ लेना चाहिए था। आखिरकार पूरे टेस्ट का उद्देश्य यही है। उसके भंडार से कुछ धातु की पिनें उड़कर बाहर आ गई।
उसने उन्हें अपने धातु तत्व से नियंत्रित किया।